नाउ स्टार्ट। आज हम लोग चैप्टर 17 पढ़ने जा रहे हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी चैप्टर 17 आईपीसी में भी हुआ करता था और बीएनएस में भी है। हालांकि ये 303 से शुरू हो रहा है, वहाँ 378 से हुआ करता था। चोरी से शुरू हो रहा है। लेकिन एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये जानने वाली है कि चैप्टर 17 जब प्रॉपर्टीज के रिलेशन में बात करता है तो कौन सी प्रॉपर्टी के रिलेशन में बात करता है। स्पेसिफिकली थेफ्ट के मामले में मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है, और मिस एप्रोप्रिएशन के मामले में भी वो मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। लेकिन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के मामले में वो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों की बात करता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे चीटिंग के मामले में मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रकार के प्रॉपर्टीज की बात करता है। ट्रेस पास तो हमेशा ही मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। ट्रेस पास क्योंकि फिजिकल इंटरफेरेंस ऑन द लैंड और प्रॉपर्टी होता है। ये तो एक मोटा मोटी बात है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि असल में जो चैप्टर 17 ऑफ बीएनएस प्रॉपर्टी के पजेशन को लेकर बात करता है, ओनरशिप को डिसाइड नहीं करता। क्योंकि ओनरशिप को डिसाइड करने का काम सिविल कोड का है। जब आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी जाते हैं, सेक्शन 5 को पढ़ते हैं, तो बताता है कि सिविल मैटर के द्वारा डिसाइड किया जा सकता है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन के लिए सेक्शन 6 है, और मूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन के लिए सेक्शन 8 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कहता है। लेकिन असल में वहां पर ओनरशिप की बात या पोजीशन की बात तक लिमिटेड नहीं है। वहां इस बात को देखना होता है कि क्या ये राइट इन रेम से जुड़ा हुआ मामला है या राइट इन पर्सोनम से जुड़ा हुआ मामला है। सिलसिलेवार चीजों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ownership is a matter of right in personam. Right in personam means where two parties imposing some legal obligation upon each other by the entering into a contract or without the contract। जब कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर कोई विधिक बाध्यता अधिरोपित करते हैं, विधि के द्वारा जो बाध्यता उनके ऊपर है अधिरोपित होती है, तो वो मामला राइट इन पर्सोनम में चला जाता है। उसको डिसाइड करने के लिए सिविल सूट लाना होगा। जैसा कि सेक्शन 9 सीपीसी में भी आप बात करते हैं, तो संपत्ति शब्द की जो बात आती है वो इसी को रेफर करती है कि सिविल सूट के द्वारा संपत्ति का विवाद डिसाइड होगा। लेकिन ओनरशिप का, पोजीशन का जो मामला है, कब्जे के विरुद्ध जो अधिकार है, वो राइट इन रेम से जुड़ा हुआ है। कब्जे के विरुद्ध अधिकार क्या है, राइट इन रेम से क्यों जुड़ा हुआ है? देखिए, कब्जे के लिए एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि पोजीशन इज अ प्राइमा फेसाई एविडेंस ऑफ ओनरशिप। कब्जा जो है वो स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है। यानी कि जब भी स्वामित्व भी देखा जाएगा तो पहले ये देखा जाएगा कि पोजीशन किसका है। पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पोजीशन को 9 पॉइंट ऑफ लॉ कहते हैं और ओनरशिप को 10 पॉइंट ऑफ लॉ कहते हैं। अर्थात मात्र एक पॉइंट जो है वो उसमें कम आता है। यानी कि ओनरशिप के लगभग सब्सटैंशियल नियर बाई तक है, सारवान रूप से उसके नजदीक होता है। इसीलिए इस बात को बार बार कहा जाता है कि पोजीशन इज वेरी नेसेसरी टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए कब्जे को बनाए रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, भले वो कब्जा अविधिक रूप से ही क्यों ना हो। जैसा कि सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ मैंने बोला, वहां पर विधिक कब्जे तक मामला नहीं है। जैसे किसी किराएदार को आपने जबरदस्ती घर से निकाल दिया अगर, तो उसका पोजीशन डिसाइड करने के लिए वो सिविल सूट करता है। लेकिन वो मामला पर्सोनम से रिलेटेड है, क्योंकि किराएदार और मकान मालिक के बीच में एक पर्सनल ऑब्लिगेशन है, पर्सनल रिलेशन है, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन है। यहां जो बात हो रही है, यहां बात बहुत संक्षिप्त रूप से करनी है। यहां एक बात यह है कि पोजीशन की ही केवल बात है यहां पर। यहां ओनरशिप की कोई बात नहीं है चैप्टर 17 में, केवल कब्जे से संबंधित है। और कब्जे को संरक्षित करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो राइट अगेंस्ट पोजीशन की बात करता है, राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ पोजीशन की बात करता है, कब्जे के अधिकार की बात करता है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि यद्यपि किसी किताब में इस तरह से आईपीसी या बीएनएस की बहुत सारी किताबें मार्केट में आती हैं, उस पर भी ये चर्चा नहीं की जाती है। और एक चर्चा और नहीं की जाती है
कि पोजीशन के क्या एलिमेंट्स हैं या पोजीशन किस तरह का है, लेकिन इसकी चर्चा यहाँ पर इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि यदि आप इसकी चर्चा करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके अपने आप समझ में आने लगेंगे, उनका आंसर आपको समझ में आने लगेगा। तो आइए इस बात को जानते हैं कि पोजीशन के दो एलिमेंट होते हैं। पोजीशन के दो एलिमेंट जो होते हैं वो है कॉर्पस और एनिमस। कॉर्पस, सॉरी, एंड एनिमस। कॉर्पस, एनिमस। कॉर्पस का मतलब होता है फिजिकल कंट्रोल अपॉन द प्रॉपर्टी। किसी संपत्ति पर भौतिक नियंत्रण होना कॉर्पस कहा जाता है, इसलिए इसको फिजिकल एलिमेंट माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? फिजिकल एलिमेंट माना जाता है। यानी किसी भी संपत्ति पर अगर आपका डायरेक्ट कंट्रोल है तो यह माना जाता है कि आपका कॉर्पस है। कॉर्पस को हिंदी में काय बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। एनिमस का मतलब होता है कि इंटेंशन टू होल्ड द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को होल्ड करने का इंटेंशन। भले आपका कॉर्पस ना हो लेकिन इंटेंशन तो आपका बना हुआ है। जैसे अगर आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं बाहर, तो घर में ताला वाला लगा के चले जाते हैं। कॉर्पस तो नहीं है आपका, लेकिन एनिमस आपका बना हुआ है। बैंक में जो आपका पैसा है, कॉर्पस तो कभी नहीं है। वहां की तो आपको बैंक की चाबी भी नहीं है आपके पास, लेकिन वो आपका पैसा है। क्यों? क्योंकि इंटेंशन टू होल्ड है, इसलिए इसको मेंटल एलिमेंट कहा जाता है। ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या जब अपनी पढ़ाई आप करेंगे अभी आगे, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि कॉर्पस और एनिमस क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपली समझ गए? कॉर्पस का मतलब फिजिकल कंट्रोल, जैसे ये पेन मेरे हाथ में है, इसका फिजिकल कंट्रोल है। और मेरी बुक्स अगर कोई मेरा स्टूडेंट ले गया है तो वो मेरा एनिमस है, क्योंकि इंटेंशन टू होल्ड तो मेरा बना हुआ है। अब पोजीशन दो तरीके से एक्वायर किया जाता है। वो दो तरीका है आपका विशेष रूप से जो आपको जानना है, मीडिएट और इमीडिएट। इसको आप नहीं देखेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम के पॉइंट से मीडिएट और इमीडिएट है। मीडिएट और इमीडिएट क्या है? सरल शब्दों में अगर समझें तो इमीडिएट का मतलब होता है डायरेक्टली, और मीडिएट का मतलब होता है किसी के द्वारा आपको मिला हुआ है। पोजीशन हेल्ड थ्रू अनदर पर्सन को क्या कहेंगे? उसको मीडिएट कहेंगे। और डायरेक्ट कंट्रोल है तो इमीडिएट कहेंगे। इसको क्यों जानना जरूरी है? इसको जानना इसलिए जरूरी है कि जैसे आ, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी ले लेते हैं, ज़्यादा इजी रहता है समझने में। आपकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है और आप उस मूवेबल प्रॉपर्टी को अपने घर में रख के गए हैं। अब किसी व्यक्ति ने वहां से उस पोजीशन को मूव कर दिया, हटा दिया। चलिए कौन सा व्यक्ति है उसको भी रख लेते हैं। रख लेते हैं आपका एजेंट है। आपका एजेंट उसको हटा दिया, तो बीएनएस ये कहता है कि एजेंट, क्लर्क और वाइफ के पास प्रॉपर्टी जो है वो इमीडिएट पोजीशन है, यानी आपकी ही कब्जा मानी जाती है। तो अगर एजेंट ने उसको हटाया तो एजेंट ने क्या किया? क्या एजेंट ने चोरी की पोजीशन से हटाने में? और अगर मान लीजिए यही किसी अन्य व्यक्ति ने हटाया, तब क्या होगा? तब तो एकदम स्पष्ट है कि वो चोरी करेगा। यही अगर कोई वेयर हाउस कीपर उस प्रॉपर्टी को हटाता है, या उस प्रॉपर्टी को आप उसको दिए हुए हैं वो बेच देता है, तो क्या होता है? मतलब अपने यूज में मिस अप्रोप्रिएट कर लेता है, तो क्या होता है? एजेंट अगर आपकी संपत्ति को लेके जाता है तो वो आपकी ही प्रॉपर्टी है, यानी आपका इमीडिएट पोजीशन है, उसको थेफ्ट माना जाएगा। वो थेफ्ट होता है। वही वेयर हाउस कीपर जब आपकी प्रॉपर्टी को मिस अप्रोप्रिएट करता है, उसको ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाता है। इसको इतनी जल्दी बताने के पीछे का क्या रीजन है? इसको इसलिए पहले ही बता दिया क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि इमीडिएट पोजीशन क्या होता है। अब दूसरे तरीके से इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। मैंने अपने घर की चाबी, मतलब घर में ताला लगाकर चाबी अपने पड़ोस में दे दी। पड़ोस में मैंने चाबी दे दी, मेरा कौन सा पोजीशन है? मेरा इमीडिएट पोजीशन है। क्यों इमीडिएट है? क्योंकि मेरा इंटेंशन टू होल्ड बना हुआ है। जब हम घर पे हैं तो मेरा कॉर्पस है, अदरवाइज इंटेंशन टू होल्ड तो मेरा बना ही हुआ है। ये हो गया हमारा इमीडिएट पोजीशन। मीडिएट क्या है? किसी माध्यम से कब है? किसी माध्यम से तब है जब हमने उस प्रॉपर्टी का कॉर्पस पूरी तरह से किसी को इंटरेस्ट कर दिया, किसी को विश्वास में दे दिया, तो वो मीडिएट हो गया। उसको मीडिएट पोजीशन कहते हैं। किसी के माध्यम से अगर पोजीशन मेरा बना हुआ है तो उसको इमीडिएट पोजीशन कहते हैं।
सॉरी, मीडिएट पोजीशन करते हैं। इसमें कोई माध्यम होता है और ये डायरेक्ट कंट्रोल होता है। इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। एक और शब्द आता है डिफैक्टो एंड डिजूरे। डिफैक्टो और डिजूरे का मतलब क्या है? डिफैक्टो पोजीशन क्या है? वास्तव में संपत्ति आपकी है नहीं। वास्तव में संपत्ति, जैसे मान लीजिए मैंने अपने नौकर को कोई संपत्ति दी, तो वो नौकर की नहीं है, वो मेरी ही है। उसके मामले में वो क्या हो गया? डिफैक्टो हो गया। और मेरे मामले में क्या हो गया? डिजूरे हो गया, क्योंकि वो डायरेक्टली मेरा है। इन सारी चीजों को जानने से अब आप देखिएगा, जब आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा या बेयर जब आप पढ़िएगा, तब आपको ये समझ में आएगा कि क्यों कार्पस की चर्चा हुई, क्यों एनिमस की चर्चा हुई, और क्यों मीडिएट, इमीडिएट, डिफैक्टो और डिजूरे की चर्चा हुई। डिजूरे बड़ी बात है, विधिक रूप से आपका है। डिफैक्टो विधिक रूप से नहीं है, वो आपको किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया है। अब आ जाते हैं हम लोग सीधे सीधे चैप्टर 17 पर। थेफ्ट। थेफ्ट को पढ़ने के पहले आपको अपने दिमाग को बिल्कुल खोल के रखना है इस रिस्पेक्ट में कि जो भी सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे, यानी जो भी क्राइम पढ़ेंगे, थेफ्ट पढ़ेंगे, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन पढ़ेंगे, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पढ़ेंगे, या रॉबरी, डकैती, आगे जो भी चीजें पढ़ेंगे, वो इनको दिमाग में रखते हुए ही पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। तो थेफ्ट क्या है? थेफ्ट, अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, अब वो मूवेबल प्रॉपर्टी का वो ओनर हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि कब्जे के विरुद्ध अपराध की बात करता है। ओनरशिप इज नॉट नेसेसरी। ओनरशिप इज अ इमटेरियल इन द क्रिमिनल लॉ। ओनरशिप विल नॉट डिसाइड बाय द क्रिमिनल लॉ। तो ओनरशिप को दिमाग में मत लो। कब्जा है, मेरा कब्जा है, चाहे वो मुझे डायरेक्ट मैंने खरीदा है, मेरी है, या किसी और की है, मेरा कब्जा है। उस कब्जे को विदाउट माई कंसेंट, विदाउट माई परमिशन कोई मूव करता है, हटाता है, थेफ्ट हो गया। इंग्रेडिएंट पे बाद में आएंगे, पहले आप समझ जाओ ये थेफ्ट हो गया। क्यों थेफ्ट हो गया? इतनी जल्दी कैसे थेफ्ट हो सकता है? इतनी जल्दी थेफ्ट इसलिए हो जा रहा है क्योंकि जो कॉर्पस था आपका, आपको उस कॉर्पस से तो बाहर कर दिया गया, लेकिन इंटेंशन टू होल्ड, इंटेंशन टू कंट्रोल आपका बना हुआ है। इसी तरह से, अभी इंग्रेडिएंट पे बाद में आएंगे, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन को आप ले लीजिए। आपकी कोई संपत्ति सड़क पे गिर गई, सपोज, या कहीं एक्स वाई जेड गिर गई। जैसे आपकी कोई संपत्ति, आपका पर्स रोड पर गिर गया। आपका पर्स रोड पर भले गिर गया, लेकिन इंटेंशन टू होल्ड आपका बना हुआ है, इसलिए वो अपराध है। अब होता क्या है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को थोड़ा अलग तरीके से समझिएगा। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आप ही ने कॉर्पस दे दिया है, और जिसको आपने कॉर्पस दिया है असल में उसके पास भी मेंटल एलिमेंट डेवलप हो गया है, यानी उसका भी इंटेंशन उस चीज को होल्ड करके रखना है तब तक जब तक कि आप आ ना जाए और आपको देने दे, यानी एक बेली की तरह उस प्रॉपर्टी को रखता है। लेकिन फिर आपका क्या रह गया? आपका पोजीशन मीडिएट हो जाता है। यद्यपि आपका पोजीशन मीडिएट हो जाता है, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी असल में आपकी है, आपके पोजीशन से डिराइव हुई है। तो कहीं ना कहीं एनिमस उसमें भी आपका बना हुआ है, भले सामने वाले का भी बना हो जिसको आपने इंटरेस्ट किया प्रॉपर्टी, लेकिन आपका एनिमस जिंदा है। तो इन आधारों पर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत ही इजीली ये सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाती हैं। अब इसके पहले की, जैसा मैंने कहा कि सेक्शन के एलिमेंट्स पे आने के पहले कुछ एक बातों पे और चर्चा कर लें। तो सेक्शन के एलिमेंट में जब आप जाते हैं तो आपको दो शब्दों का बार बार इस चैप्टर में प्रयोग मिलता है। एक होता है डिसऑनेस्टी, और एक जो दूसरा शब्द आता है वो आता है फ्रॉडुलेंटली। तो जरूरी हो जाता है, ये लाजमी हो जाता है कि हम लोग डिसऑनेस्टी और फ्रॉडुलेंटली पर भी चर्चा कर लें। आइए, मेरी आवाज आ रही है सभी को? कोई दिक्कत? ठीक है। फ्रॉडुलेंटली, कपटपूर्ण, और दूसरा है डिसऑनेस्टली। आईपीसी में 24 में रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल ये डिसऑनेस्टी थी, और 25 में फ्रॉड को डिफाइन किया गया था। असल में फ्रॉड को डिफाइन ही नहीं किया गया, हम लोग फ्रॉड पे बाद में आएंगे।
उसके पहले डिफाइन किया जाता है डिसऑनेस्टी को। और शायद इसमें 2 के 7 और 2 के 11 में है। मेरे हिसाब से 2 का 7 और 2 का 11 ही होगा। एक बार देख लेते हैं। हाँ, सेक्शन 2 क्लॉज 7। डिसऑनेस्टी, बेईमानी। क्या है बेईमानी? बेईमानी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें शब्द लिखा है रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। इसको देख लेते हैं बहुत जल्दी से, 1 मिनट में। पेयर वाइज आप लोग आइएगा। देखिए लिखा है, डिसऑनेस्टली मीन्स डूइंग एनीथिंग with the intention of causing wrongful gain to one person and wrongful loss to another person। एक व्यक्ति के द्वारा सदोष लाभ और दूसरे व्यक्ति को सदोष हानि। तो सदोष लाभ किसको? जो विधिक रूप से उस संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, लेकिन उसको प्राप्त करता है, तो वो सदोष लाभ लेता है, रॉन्गफुल गेन कर रहा है, गलत तरीके से गेन कर रहा है, अविधिक रूप से गेन कर रहा है, लाभ ले रहा है। और रॉन्गफुल लॉस, इसी का वाइस वर्सा कर दीजिए, सिंपली आप समझ जाएंगे। रॉन्गफुल लॉस का मतलब जिस व्यक्ति को विधिक रूप से हानि हुई, अर्थात कहीं न कहीं कब्जा उस व्यक्ति का था, उस व्यक्ति का उस पर उपभोग का अधिकार रहा होगा। तो रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस को कहाँ डिफाइन किया गया है? 36 और 37 में किया गया है। सेक्शन 2 के 36 और 37 में इसको डिफाइन किया गया है। चलिए, इसकी चर्चा तो आप खुद भी पढ़ के कर लेंगे, मोटा मोटी आपको रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस समझ में आ गया। लेकिन चोरी के रिस्पेक्ट में बात हम लोग कर रहे हैं। रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस और वर्ड का प्रयोग किया गया है, या शब्द का प्रयोग किया गया है, एंड का नहीं किया गया है। या सदोष लाभ या सदोष हानि। यानी या का मतलब यह है कि दोनों एक साथ नहीं होते। जैसे आपको मैं अगर बताऊं, आप सब समझ भी रहे होंगे कि आपके घर में मान लीजिए मैंने आपकी बिना सम्मति से आपका कोई चल संपत्ति उठाया और मैं भागने लगा, और पकड़े जाने के भय से मैंने क्या किया, वह संपत्ति वहीं फेंक दी, या कोई ऐसी जगह फेंक दी कि आपको नहीं मिला। तो आपको तो रॉन्गफुल लॉस हुआ, रॉन्गफुल गेन मुझे नहीं हुआ। मुझे रॉन्गफुल गेन हुआ नहीं हुआ, आपको रॉन्गफुल लॉस जरूर हुआ। अब मान लीजिए कि आप पा गए उस संपत्ति को, मैंने कोई संपत्ति उठाई और मैं भाग गया, और पकड़े जाने के भय से मैंने वहीं पे छोड़ दी। पकड़, भाई मुझे बचना है, मैंने संपत्ति वहीं फेंक दी। तो आपकी संपत्ति आपके पास आ गई और हमको भी कुछ नहीं मिला। ना आपको रॉन्गफुल लॉस हुआ, ना हमको रॉन्गफुल गेन हुआ। लेकिन संपत्ति बेईमानी से हटाए जाने मात्र के कारण चोरी का अपराध घटित हो गया। तो एक बात दिमाग में रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि रॉन्गफुल गेन हो, या जरूरी नहीं है कि रॉन्गफुल लॉस हो, या जरूरी नहीं है कि दोनों हो, लेकिन चोरी फिर भी होगी यदि डिसऑनेस्ट इंटेंशन से कोई संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी हटाई जाएगी, चोरी का अपराध हो जाएगा। यहां पर एक इररिलेवेंट बट बिकम्स रिलेवेंट वाला एक टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि एक दिन पीयूष हमसे पूछे थे, उसी बात को हम बता देना चाहते हैं। अब मान लीजिए कोई संपत्ति आपने किसी की बिना सम्मति से उठाया और ले जाकर उसको नष्ट कर दिया। ये चोरी नहीं है, क्योंकि इंटेंशन आपका फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से अगर आपका इंटेंशन रॉन्गफुल लॉस किसी को करने का है, मियर और मियर रॉन्गफुल लॉस करने का ही इंटेंशन है, तो वो मिसचीफ है, रिस्टी का अपराध होगा। इसीलिए जब आप मिसचीफ पढ़ते हैं तो वहां केवल रॉन्गफुल लॉस वर्ड लिखा हुआ है, वहां डिसऑनेस्टी वर्ड नहीं लिखा हुआ है। डिसऑनेस्टी का मतलब यह है कि आपका इंटेंशन प्राइमा फेसाई फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग रॉन्गफुल गेन का तो रहा ही है, लेकिन हाँ कर नहीं पाए आप गेन,
पकड़े जाने के भय से आपने फेंक दिया। तो डिसऑनेस्टी होना जरूरी है थेफ्ट के अपराध में या मिस अप्रोप्रिएशन के अपराध में और तमाम बातों में। लेकिन मिसचीफ के केस में प्रारंभ से ही एकमात्र उद्देश्य क्या है? प्रारंभ से ही एकमात्र उद्देश्य है किसी को रॉन्गफुल लॉस करना। चलिए, इतनी बात मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप में से किसी को अगर कोई बात ना समझ में आए तो मैसेज करता रहेगा। चलिए, एक बात हो गई। अब डिसऑनेस्टी से रिलेटेड एक केस है और फ्रॉडुलेंटली से रिलेटेड भी एक केस है। डिसऑनेस्टी से रिलेटेड केस पे पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फ्रॉड फ्रॉड के बारे में डिस्कस करेंगे बहुत ही डेप्थ में। तो डिसऑनेस्टी का एक केस है, एम ए हुसैन यूनुस यूसुफ वर्सेस एम्परर का केस है। इसमें देखिए क्या कहा गया। हाँ, although it was not intended to deprive the debtor permanently on his property, yet the court held the accused guilty of theft as the property was wrongful taken. इस मामले में हुआ क्या कि परमानेंटली प्रॉपर्टी को से वंचित नहीं किया। जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी थी वो एक क्रेडिटर है, डेटर है, और परमानेंटली उसको उस प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया गया, यानी हमेशा के लिए। डेटर क्रेडिटर हटा दो, सपोज मेरी बात रख लो। मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी को परमानेंटली आप हमसे दूर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने थोड़े समय के लिए भी किया है, आपने हटाया मात्र है, जो मैं बता रहा था, आपने हटाया मात्र है डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, थेफ्ट का अपराध मान लिया जाएगा। आपके घर में कुत्ता बंधा हुआ है महंगा वाला। आजकल लोग बहुत महंगा महंगा कुत्ता रखते हैं, इंसानों को खाना खिलाने में दिक्कत होती है, लेकिन महंगे कुत्ते रखते हैं। अब वो महंगा कुत्ता, कोई व्यक्ति आया और बिना आपसे पूछे सिक्कड़ खोल के उसकी चेन खोलकर बाहर लेता गया, आपने पकड़ के अंदर कर लिया। उसने थेफ्ट कर दिया, अगर उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन है तो उसने थेफ्ट कर दिया। अब आ जाते हैं फ्रॉड पर। फ्रॉड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ्रॉड को डिफाइन किया गया है, कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 के 11, 11 ही ना है कि 9 है? 9, सॉरी। हाँ, मुझे लग रहा था मैं गलत लिख रहा हूँ। 9 में, ठीक है। फ्रॉड, फ्रॉड को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, ना आईपीसी में किया गया था और ना बीएनएस में किया गया है। तो फ्रॉड क्या है, उसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? उसको जानने के लिए आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 17 को पढ़ना पड़ता है। सेक्शन 17 फ्रॉड का मतलब क्या बताता है? सेक्शन 17 फ्रॉड का मतलब बहुत ही सिंपली बताता है कि द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू। कोई ऐसा सजेशन देना, कोई ऐसी बात कहना जो असल में सच नहीं है, लेकिन इंटेंशन क्या है कि सामने वाले को सच का आभास कराना है, बाई वन हु डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू। यानी कि हम कोई झूठ बात आपसे कहते हैं, हमारा इंटेंशन है आपसे झूठ बोलना, लेकिन आपको ये विश्वास दिलाना है कि नहीं नहीं, हम जो कहते हैं हम तो हमेशा सही ही कहते हैं, हम कहाँ झूठ बोलते हैं। ये फ्रॉड है। दूसरी बात, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट, किसी तथ्य का सक्रिय छुपाव करना। आपसे किसी ने पूछा, भैया ये गाड़ी कैसी है जो आप बेच रहे हो, इंजन नहीं ना खुला है इसका कभी? इंजन खुला हुआ था, लेकिन आपने एक्टिव कंसीलमेंट कर लिया, सक्रिय छुपाव कर लिया। या कोई दस्तावेज है, ये इस पर आप ही की साइन है, आपने सक्रिय छुपाव कर लिया। कोई भी फैक्ट को इंटेंशनली कंसील कर लेना फ्रॉड है। तीसरी बात, एक ऐसा प्रॉमिस करना जिसमें आपका इंटेंशन ही नहीं है कि उस प्रॉमिस को पूरा करें। प्यार मोहब्बत को ले लीजिए, प्रॉमिस कर दिया कि भाई शादी करेंगे तो तुम ही से करेंगे, लेकिन जब लड़के ने कहा शादी करने के लिए तो पापा मना करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो ये बात तो डे फर्स्ट से रही होगी। तो क्या है, आपका इंटेंशन कभी था ही नहीं उसको पूरा करना। उसको अब इसमें थोड़ा सा लॉ में लेते हैं इसी बात को
कि आपका इंटेंशन प्रॉमिस को पूरा करना था ही नहीं। आज जैसे बहुत सारे लोग पैसा लेके, जिसको आपने पैसा दे दिया और 1 साल तक अगर वो व्यक्ति आपका पैसा नहीं लौटाता है, तो मान के चलो जिंदगी में वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो वो क्या है असल में, वो प्रॉमिस है कि भाई हम आपको आपका पैसा दे देंगे, लेकिन इंटेंशन क्या है कि इसका पैसा कभी जिंदगी में वापस नहीं करना है, फ्रॉड कर रहा है वो। कोई अन्य तरीका जो प्रवंचनापूर्ण है, यानी कि धोखा देने वाला है, कोई भी तरीका। और जो पांचवा है, वो बताता है कि एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट, जिसको विधि कपटपूर्ण, विशेष रूप से उसको कपटपूर्ण मानती हो। अब ये पांचवे में क्या आ सकता है? पांचवे में आ जाता है आपका कंस्ट्रक्टिव फ्रॉड। कंस्ट्रक्टिव फ्रॉड क्या होता है, आणविक कपट क्या होता है? आणविक कपट भी 4-5 तरीके के होते हैं। जैसे पहला अगर मैं बात करूं, तो हाफ ट्रूथ, हाफ ट्रूथ, अर्ध सत्य। अश्वत्थामा मारा गया, शंख बज गया, अर्ध सत्य गया द्रोण के कान में, कपट हुआ द्रोण के साथ। तो पहला हो गया आपका हाफ ट्रूथ, आप कह सकते हैं अर्ध सत्य। चलिए इसको यहीं कहीं लिख लेते हैं। दूसरा क्या है? वेयर अ साइलेंट अमाउंट टू स्पीक, वेयर अ साइलेंट अमाउंट टू स्पीक, वेयर अ साइलेंट अमाउंट टू स्पीक, जहां मौन बोलने के समान हो। आपसे किसी ने पूछा, भैया ये घोड़ा कैसा है? आप चुप रह गए। तो ये क्या है? जहां मौन बोलने के समान हो। ठीक है। तीसरा आता है वेयर ड्यूटी टू स्पीक, साइलेंट, वेयर ड्यूटी टू स्पीक, इसको भी कर लेते हैं। ड्यूटी टू स्पीक, जहां बोलने का कर्तव्य है वहां चुप रह जाना। देश बर्बाद हो रहा है, बुरी तरह से बर्बाद हो रहा है, सत्यानाश हो गया है, लेकिन लोग चुप हैं, देश के साथ कपट कर रहे हैं। बोलने का कर्तव्य है और आप साइलेंट हैं। और एक रिलेशंस, वैश्वासिक संबंधों में, फिजुडरी रिलेशंस में, अगर आप चुप हैं और उसमें अगर आपके साथ चुप है का मतलब, सॉरी, चुप नहीं बोलना चाहिए, बोलना ये चाहिए कि वैश्वासिक संबंध है और उस वैश्वासिक संबंध का लाभ उठाते हुए आप किसी के साथ कपट कर रहे हैं। जैसे जनरली मम्मी पापा करते हैं, लड़की पढ़ना चाहती है लेकिन उसकी शादी कर देना, असल में उसके साथ कपट कर रहे हैं। जो लड़की पढ़ना चाहती है उसकी शादी करके माँ बाप उसके साथ कपट कर रहे हैं ओवरऑल। तो ये कुछ तरीके हैं जहां पर ये कहा जाता है कि कंस्ट्रक्टिव फ्रॉड किया गया, आणविक कपट किया गया। अब कपट के मामले में एक और चीज जाननी बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। वो बात ये जानना है आपको कि कपट जो है वो केवल और केवल प्रॉपर्टी लॉस के रिलेशन में नहीं है। अच्छा, एक चीज और जानिएगा कि ये जो कपट है, ये बहुत बड़ा एक सर्कल है। इस सर्कल के अंदर बेईमानी है, बल्कि इसको इस तरह से करेंगे, ये है कपट और इसके अंदर बेईमानी आती है। यानी कपट संपत्ति से भी जुड़ा है। तो जब संपत्ति से, किसी संपत्ति के मामले में कपट किया जाता है तो बेईमानी अपने आप लागू हो जाती है, क्योंकि रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस है। इंटेंशन आपका कपट से आप क्या कर रहे हैं? रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस करा रहे हैं। साथ ही साथ कपट से और क्या की चीजें हैं, ये शरीर को भी लेता है, बॉडी को भी लेता है। अब बताया नहीं कि गाड़ी खराब है, जाके एक्सीडेंट हो गया, शरीर को नुकसान हुआ। रेप्यूटेशन को भी लॉस होता है, यानी कि मान सम्मान, इसको भी लॉस होता है।
तो कपट का एरिया बहुत बड़ा है। अगर आपको उसको जानना है तो आप चीटिंग की लास्ट लाइन पे आप चले जाइएगा। पहले 413 में चीटिंग था, अब शायद 416 या 15 में होगा, आप देख लीजिएगा, या 418 में होगा, आसपास ही होगा, देख लीजिएगा। मैं देख ही लेता हूँ भाई आप लोग के लिए, ये ठीक नहीं है कि आप देख लीजिएगा। हम अपना कर्तव्य जरूर पूरा करें। पहले कितना था, 413 था, 318 हो गया, यस, 318। आप लोग एक बार जो है सेक्शन 318 बीएनएस देखिएगा, उसकी लास्ट लाइन में जाइएगा, तो फ्रॉड के लिए लिखा हुआ है बॉडी, रेप्यूटेशन, प्रॉपर्टी, सभी को लॉस पहुंचाता है। तो ये एक मोटा मोटी बातें आपने समझ ली। अच्छा, फ्रॉड से रिलेशन में कुछ एक केसेस भी हैं, उन केसेस को भी देख लेना जरूरी है। आ जाइए। तो कौन से केसेस हैं फ्रॉड के रिलेशन में? एक है हैक्राफ्ट वर्सेस क्रेजी का केस है। तो हैक्राफ्ट वर्सेस क्रेजी में क्या कह रहे हैं? इस केस में कह रहे हैं, बाय फ्रॉड इज मीन्ट एन इंटेंशन टू डिसीव वेदर इट बी फ्रॉम एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ एडवांटेज टू पार्टी। सिंपली ये कहना ये चाह रहे हैं कि कपट का मतलब ये होता है इंटेंशन टू डिसीव, किसी को छल करना, किसी के साथ छल करना और उससे कोई लाभ प्राप्त करना कपट है। ये इस केस में बोला जा रहा है। फिर आर वर्सेस वेलम। आर वर्सेस वेलम में बता रहे हैं, द लॉस और द इंजरी कॉज टू द पर्सन डिसीव्ड नीड नॉट टू बी इकोनॉमिक लॉस। देखिए जो मैं बोल रहा था कि जरूरी नहीं है कि जिसके साथ डिसीव किया गया है उसे कोई आर्थिक हानि हो, ये जरूरी नहीं है। इवन अ डिप्राइवेशन ऑफ अ राइट विदाउट एनी इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस वुड बी एनफ। किसी भी तरह का कोई परिणाम जो विधिक रूप से उसके साथ डिसीट का फुल मीन से किया गया है, यानी छल करके किया गया है, कपट करके किया गया है, वो कपट के अंतर्गत आता है। फिर आता है क्वीन एम्प्रेस वर्सेस शशि भूषण। ये बड़ा मजेदार केस है क्वीन एम्प्रेस का। कहाँ गए ये महाराज? हाँ, यहाँ पे है। क्वीन एम्प्रेस वर्सेस शशि भूषण का जो मामला बनता है, उसमें ये एलएलबी फाइनल ईयर में बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है और फोर्स्ड डॉक्यूमेंट से लेना चाहता है। तो अब इससे बीएचयू को तो कोई बहुत ऐसा प्रिकॉर्डरी लॉस तो हो नहीं रहा है, संपत्ति तो नुकसान हो नहीं रही है, लेकिन कपट तो किया गया। तो ये आपके कुछ केस हैं। और जो लास्ट में एक केस की चर्चा मैंने एक बार और की थी जब मेरा फर्स्ट क्लास आप लोगों को डिस्कस कर रहा था, इंटेंशन, तो वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था। तो डिफरेंस बिटवीन फ्रॉडुलेंटली एंड डिसऑनेस्टी से रिलेटेड जो केस है वह क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्बास अली है। इस पे हमने बहुत पहले चर्चा की हुई है। और ये वही बात बोल रहा है जो मैं आपको बता रहा था, वो जो गोला बना के बता रहा था कि कपट के अंदर डिसऑनेस्टी इन्वॉल्व है हमेशा से। तो ये आप लोगों ने जान लिया। अब हम लोग चले जाएंगे सीधा सीधा आराम से, कहाँ पर? सेक्शन पर। चलिए। 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, चाय आ गई है, चाय भी पीना जरूरी है। आ जाते हैं सीधे सीधे बेयर पर। सेक्शन 303, थेफ्ट। हुएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, जो कोई किस इंटेंशन से, बेईमानी पूर्वक उद्देश्य से किसी चल संपत्ति को आउट द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, किसी व्यक्ति के पोजेशन से ले जाता है विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, उस व्यक्ति की सहमति के बिना हटाता है, मूव्स द प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, उस लेने में उस प्रॉपर्टी को हटाता है, इज सेड टू कमिट थेफ्ट। जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले जाने के आशय से हटाता है, तो कहा जाता है कि उसने चोरी की। मैंने बता दिया चोरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन है। रॉन्गफुल गेन या तो किसी को होगा या रॉन्गफुल लॉस होगा, और जरूरी नहीं है कि रॉन्गफुल गेन या लॉस हो, इंटेंशन डिसऑनेस्टी फुल जरूर रहा है। कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट कुछ आया हो या ना आया हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज द कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट इज नॉट नीडेड एज अ डूअर थिंक।
जैसा डूअर सोच रहा था वैसा इफेक्ट हो ना हो, यानी रॉन्गफुल गेन उसने किया हो ना किया हो, रॉन्गफुल लॉस किसी को हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन अगर वो विदाउट द परमिशन ऑफ द पजेशर प्रॉपर्टी हटाता है तो ही कमिट्स अ थेफ्ट। एक्सप्लेनेशन वन, a thing so as it is attached to the earth not being movable। कोई चीज जो भूमि से जुड़ी हुई है, आप सबने पढ़ा होगा जनरल क्लॉजेज एक्ट के सेक्शन 2 के 26 में, और इस ये क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आपने पढ़ा होगा। तो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या लिखा हुआ है वो यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपली आप ये जानो कि अटैच विथ आर रूटेड विथ आ फिक्स विथ लैंड इज नॉट मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी इज अ ग्रोइंग क्रॉप्स, और वो क्या बोलते हैं उसको, टिम्बर, वो उस पर आपको नहीं जाना है। आप सिंपली ये समझियो कि यहाँ पे अगर कोई शब्द लिखा हुआ है कि अटैच, तो अटैच तक मत समझो। अटैच में अफिक्स भी आता है, और अटैच में आपका रूटेड भी आता है। जैसे कोई पेड़ लगाया, उखाड़ के ले गए, शीशम का पेड़ है उखाड़ के ले गए, तो वो अटैच थोड़ी ना कहलाएगा, वो तो रूटेड कहलाएगा ना, लेकिन वो भी चोरी है। तो जब तक वो अटैच है, रूटेड है, फिक्स है, तब तक वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे ही उसको हटा दिया गया, सेवर कर दिया गया, अलग कर दिया गया, भूमि से अलग कर दिया गया, वो चोरी का विषय हो गया, अर्थात वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। ये फैन जो है ये अभी इमूवेबल है, जैसे ही खुल जाएगा ये मूवेबल हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन टू, अ मूविंग इफेक्ट बाय द सेम एक्ट विच अफेक्ट द सेवरेंस में बी अ थेफ्ट। किसी चीज को हटाना और अलग करना एक ही बात है, ये कहना ये चाह रहा है। आपने इसको हटाया या किसी चीज से इसको अलग किया, चोरी हो गई। पंखे को अलग किया, चोरी का विषय हो गया, अगर विदाउट परमिशन कर रहे हैं तो। और पंखा रखा हुआ है, हटाया तो भी चोरी का विषय हो गया, विदाउट परमिशन है तो। एक्सप्लेनेशन थ्री, अ पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टिकल which prevented it from moving or by separating it from any other things as well as by actually moving। कोई व्यक्ति किसी चीज को हटाना तब कहा जाएगा जब ये कहा जाता है कि उसने उस बाधा को हटा दिया जिस बाधा से वो रुका हुआ था या बंधा हुआ था, या उससे आपने उस बाधा से अलग कर दिया। हम्म, हम्म। जैसे गाय बंधी हुई है, आपने सिकड़ खोल दी, हटाना में आ गया। एक्सप्लेनेशन फोर, अ पर्सन हु बाई एनी मीन्स कॉजेज एन एनिमल टू मूव। वही बात आ गया, कुत्ते को हटाना, जीव जंतु, कुत्ता हम बोल दे रहे हैं, जीव जंतु समझ लो, जीव जंतु को हटाना उसी तरह से है जैसे किसी वस्तु को हटाना या किसी जीव जंतु को गति देना। अब हटाए हटाए कुछ नहीं, अब गाय खड़ी है या कोई पेट है, पालतू कुत्ता है, उसको आपने बिस्किट का लालच दे दिया, वो आपके पीछे पीछे चला आया, मान लिया जाएगा कि आपने हटा दिया उसको। एक्सप्लेनेशन फाइव, द कंसेंट मेंशन इन दिस सेक्शन में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। कंसेंट जो है, सम्मति जो है, वो या तो एक्सप्रेस हो सकती है या इम्प्लाइड हो सकती है, या तो कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके लिए अभिव्यक्त रूप से अविकसित प्राधिकार रखता है। कहने का मतलब ये है कि दो बातें कह रहा है। पहली बात ये कह रहा है कि कंसेंट या तो एक्सप्रेस हो सकती है या इम्प्लाइड हो सकती है। यानी कि ना तो आप एक्सप्रेस कंसेंट में हैं, डायरेक्टली आपने उससे पूछा, ना कोई इम्प्लाइड कंसेंट आपने लिया। इम्प्लाइड कंसेंट ये होता है कि हाँ पता है कि सुबह आएगा मेरा नौकर, गाड़ी लेके जाएगा। इम्प्लाइड कंसेंट भी नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज की या तो डायरेक्ट पजेशर है या उसकी ओर से किसी ने पजेशन लिया है, उसकी वहां से भी संपत्ति हटाना चोरी ही कहलाएगा। ये नहीं कह सकते कि अरे भैया उनके यहाँ तो आपकी संपत्ति नहीं थी, फलाने के घर में आपकी संपत्ति थी, तो भैया तुम हमारे लिए चोरी किए हो। जैसे मान लो ए की कोई प्रॉपर्टी जो बी के घर में है, और बी के घर से किसी व्यक्ति ने बिना सम्मति के हटा दिया बी के, तो ए के विरुद्ध अपराध माना जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी तो एक ही है, वही इंटेंशन टू होल्ड बना हुआ है भाई। इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन पे आ जाते हैं।
बहुत सिंपल है। ए कट्स डाउन अ ट्री ऑन जेट्स ग्राउंड विद द इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टी। सीधी सी बात है, जैसे ही पेड़ को अलग किया उसने चोरी कर दी। ए पुट अ बाइट फॉर डॉग इन हिज पॉकेट एंड दस इंड्यूस जेड डॉग टू फॉलो इट। कुत्ते को कुछ ललचाने की वस्तु रखा हुआ है, दिया और कुत्ता पीछे पीछे चला गया। तो क्या कर दिया? जैसे ही कुत्ता चलना शुरू किया, चोरी का अपराध हो गया। तीसरा, ए मीटर बुलक कैरिड, ठीक है, ये सब बहुत पुरानी बात हो गई है, बैलगाड़ी खत्म हो गया है, लेकिन आप समझ जाओ कार भी हो सकती है। कोई गाड़ी है, यहाँ पर बुलॉक लिखा हुआ है, तो वो बैलगाड़ी की बात कर रहा है। कोई बैलगाड़ी है जिसमें कोई ट्रेजर है, कोई महंगी चीज है, और बैलों को जानबूझकर किसी दूसरी दिशा में हाँक रहे हैं कि बैल उधर न जाकर किसी दूसरे साइड में चला जाए। या आज के दौर का ले लो, गाड़ी में कोई माल रखा हुआ है, ड्राइवर को बंदूक लगा के कहा, नहीं भैया तुम इधर नहीं इधर चलो, बंदूक नहीं भी लगाया, इधर नहीं इधर चलो, चोरी का अपराध कर दिया। ए बीइंग जेट सर्वेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ए बीइंग्स जेट सर्वेंट एंड इंटरेस्टेड बाय जेट विद द कार ऑफ जेट्स प्लेट, केयर ऑफ सॉरी केयर ऑफ जेट प्लेट्स, dishonestly run away with the plate without jet's consent, A has committed theft। ए कौन है? वो जेट का सर्वेंट है। देखो यही बात हम बताए थे शुरुआत में। अगर सर्वेंट आपकी संपत्ति को बिना आपकी अनुमति के ले जाता है, तब क्या है? तब ये चोरी का अपराध है। यही वेयर हाउस कीपर अगर आपकी संपत्ति को डिसऑनेस्टली यूज कर लेगा, तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा। अभी क्लियर है ये बात? पत्नी वाला भी यहीं पे पढ़ लो। पत्नी वाला कहाँ है? एन, एन एन पे चले आओ, डी के बाद एन पे चले आओ, ये इंपॉर्टेंट है। एन, ए आस्क चैरिटी फ्रॉम जेट्स वाइफ। ए जेट की वाइफ को चैरिटी करने के लिए कहता है। सी गिव्स सम मनी, फूड एंड क्लॉथ, वो पैसा खाना और कपड़े दे देती है। विच ए नोज टू बिलोंग टू जेड, हर हस्बैंड, जिसको ए जानता है कि ये जो भी दे रही है ये औरत, ये अपने पति का दे रही है, यानी कि जेड का है। यहाँ ये संभावना है कि ए में कंसीव दैट जेट्स वाइफ इज अथराइज टू गिव अवे आर्म्स। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये माना जा सकता है कि जेड की वाइफ ए को जेड की वाइफ को वो संपत्ति देने का प्राधिकार है। जनरली पत्नियां दे देती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ये चोरी नहीं है, लेकिन अगर ये उसको नहीं पता है, अगर वो विश्वास नहीं करता है, तब ये चोरी है। तो सिंपली आपको समझना क्या, इलेस्ट्रेशन भले आप याद कर लो, लेकिन आप सिंपली ये बात समझो कि कोई पत्नी यदि अपने पति की संपत्ति बिना पूछे किसी भी व्यक्ति को देती है, तो क्या है? क्या है? इतना टाइम लगेगा? चोरी है। आप नीचे ही देख लो, ओ, ओ, ए इज अ पैरामोर ऑफ जस्ट वाइफ। ए जो है जेड की वाइफ का पैरामोर है। पैरामोर का मतलब गलत संबंधों में किसी व्यक्ति के साथ, जार भी बोल सकते हैं पैरामोर को। अब उसको सी गिव्स वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, उसको जेड की वाइफ कुछ वैल्यूएबल प्रॉपर्टी दे रही है, जिसको ये जानता है कि असल में वो जेड का है। अब ये चोरी हो गई। पत्नी ने एक व्यक्ति को भी दान दिया, वहां चोरी नहीं है। यहीं पर यहाँ दूसरे वाले में, ओ में, पत्नी ने पैरामोर को दिया, चोरी हो गई। यानी घुमा फिरा कर ये देखना होगा कि क्या उसमें क्रिमिनल इंटेंशन था लेने वाले का। लेने वाले का, पत्नी का क्या है? पत्नी ने क्या किया? यहाँ पैरामोर ने तो चोरी की, ही कमिट्स थेफ्ट। पत्नी ने क्या किया? पत्नी ने भी चोरी किया भाई। बिना पति की आज्ञा से हटाया ना, कि नहीं हटाया? पत्नी ने भी चोरी किया।
एक उदाहरण लेता हूं मैं अब आप लोगों से। इलस्ट्रेशन पढ़ते रहेंगे, थोड़ा टेक्निकल बात करते हैं। अ, वकील साहब लोग कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट का एक ऑफिस होता है, हर कोर्ट का एक ऑफिस होता है। उस ऑफिस में जाकर, कोर्ट में ऑफिस में जाकर, जो ऑफिस में जो क्लर्क बैठा होता है, बाबू होता है, उसको 100 200 500 रुपए देते हैं और बोलते हैं कि वो फाइल हमको, जो कोर्ट की फाइल है, कोर्ट का आदेश है, अभी प्रोनाउंस नहीं किया है कोर्ट ने, वो हमको दे दो। वो ले लेते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो चोरी करते हैं। और वो जो बाबू है उसने क्या किया? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है या चोरी की? उसने भी चोरी की, क्योंकि वो प्रॉपर्टी क्या है? कस्टोडियल एजिस है। कस्टोडियल एजिस का मतलब इन द कस्टडी ऑफ कोर्ट है। और कस्टडी ऑफ कोर्ट किसी प्रॉपर्टी को कोई लिपिक, देखो लिपिक, सेवक और पत्नी तीनों पे एक लागू होता है ना। अगर वो हटाते हैं बिना परमिशन के, तो माना जाता है कि वो लिपिक, वो सेवक और वो पत्नी ने चोरी का अपराध किया। अभी सही है? अभी समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? पीयूष? ठीक है सूरज। हाँ। आगे बढ़ते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। हम्म। मान लो, और खाली मान लेना, यकीन में मत मानना। मान लो हम मर गए, और तुमको ये लगा कि सर मर गए, सर सोने की अंगूठी पहने हैं, चेन है, पर्स में पैसा होगा 10 20 रुपया, और कोई आएगा, लूट लेगा, मतलब ले लेगा। तो तुमने क्या किया? वो सारा सामान उठाकर कहीं रख दिया कि गायब ना हो जाए। क्योंकि लोग आएंगे तो कलेजे पे कूद कूद कर रोएंगे, हाय कैसे मर गए, बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे। या कुछ लोग दुनिया को दिखाने के लिए भी रोएंगे, भले अंदर अंदर बोले कि अरे बड़ा डांटता था, बहुत बदतमीज टीचर था, मर गया अच्छा ही हुआ, धरती से बोझ खत्म हुआ। तो अब तुमने उठा के कहीं रख दिया, अब वहां से गायब हो गया, तुमने कौन सा अपराध किया? सूरज का आंसर है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। कैसे भैया? हम इंटरेस्ट किए थे, मर हमारी बॉडी, हम जब मर गए थे तो मरने के बाद हमने तुमको इंटरेस्ट किया। ऐसे ही जवाबों से हम मर जाएंगे एक दिन, घोंचट कहीं का। अरे बाबा, हम तो मर गए, उसके बाद में प्रॉपर्टी निकाली, तो हाउ आई इंटरेस्ट यू? क्यों नहीं होगा थेफ्ट? क्यों नहीं? चोरी नहीं की, थोड़ी सी जो पी ली है, चोरी नहीं की, डाका तो नहीं डाला, हंगामा क्यों है बरपा? डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन, पीयूष और नूरजहां सभी कोई बता रहा है, अरे भाई ये भी चोरी है मेरे भाई। आप लोग चले जा रहे हैं आईपीसी 404 में, हमको पता है, बीएनएस का जो सेक्शन हो गया हो, लेकिन आप सब गलत हो रहे हैं। आप लोगों ने मिसअप्रोप्रिएशन कहाँ किया? भाई यहां तो एलिगेशन इज अ वेरी सिंपल। हमने तो ये कहा ही नहीं कि आपने मिसअप्रोप्रिएट कर लिया। विदाउट द मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन बनेगा कैसे? नो डाउट इट इज अ वेरी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड आपने क्या किया। डोंट गो थ्रू द लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। आपने मिसअप्रोप्रिएट किया ही नहीं है, वो तो सामान गायब हो गया। अब बताओ। और अब नहीं तुमको समझ में आता तो चलो, हम जिंदा हैं, बेहोश हो गए हैं, चलो अब हटाओ। अब तुमने कहीं रख दिया, गायब हो गया, पोजीशन से हटाया गया, इसलिए चोरी में आएगा। अभी
चच्चू खुला है तुम्हारा, लेकिन चच्चू ठीक से नहीं खुला है। देखिए, नो वन कैन established अ authentic evidence in such type of case, whether a doer misappropriate or doer had a good intention or means a good faith, he did in good faith। अगर कोई संपत्ति गायब हुई है, अब कंसेंट देने के लिए तो हम जिंदा ही नहीं थे, लेकिन मेरे लीगल एयर्स तो थे, और मिस अप्रोप्रिएशन हुआ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में मिस अप्रोप्रिएशन कहीं लिखा नहीं है। और क्वेश्चन में अगर मिस अप्रोप्रिएशन नहीं लिखा हुआ है, तो कैसे कह देंगे कि मिस अप्रोप्रिएशन हुआ? थेफ्ट है, और ये डेडली श्योर है, ये थेफ्ट है। मत भटकिए, भटकने में गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि आप मिस अप्रोप्रिएशन में चले जे गए। मिस अप्रोप्रिएशन लिखा नहीं है अगर क्वेश्चन में, तो क्या मानोगे? भाई चलो हम बेहोश हो गए, नहीं मरे थे, अगर बहुत दिक्कत आ रही है। अब तुमने छुपा के रख दिया कि सर बेहोश हो गए हैं, भाई हटा दो। जैसे हॉस्पिटल कोई ले जाता है तो पहले अंगूठी अंगूठी निकलवा देता ना, भैया अभी 4 लोग आएंगे मिलने में, बेचारा बीमार आदमी कोई निकाल ही लिया, नर्स ही निकाल ली। अब बेचारी सी नर्स एलिगेशन लगा दे। जो भी कमजोर लोग हैं, पहला एलिगेशन उनके ऊपर लगता है। और गाहे बगाए हम सब ये पाप के दोषी हैं। एक बार हमारे घर में, आ, हालांकि एक बार तो सही हुआ था, एक बार तो 20,000 रुपये गायब हुए। शादी थी, मेरी ही शादी थी, और उसमें एक कुछ दिनों के लिए एक दाई को ले आया गया था। हालांकि उसके बारे में मुझे पता था, मैंने घर वालों को मना किया, लोग नहीं माने। हमने कहा ये शक्ल से ही चुट्टी लग रही है। लेकिन घर वाले नहीं माने, बोले शक्ल से क्या होता है? मैं कहा होता है बाबा, लेम्ब्रोसो ने बहुत कुछ कहा, अभी आएंगे लेम्ब्रोसो पे बताते हैं। तो उसने 20,000 रुपये मार लिया। लेकिन एक बार हमारे यहाँ बहुत अच्छी दादी थी, वो काम करती थी, और उन्होंने हमारे यहाँ 32 साल काम किया और मर गई। मरने के 10 दिन पहले तक काम करती रही, और मैं उनको बहुत मानता था, बहुत ही मानता था। बर्तन मांजने आती थी, और वो अनायास आशीर्वाद देती थी, अनायास। जब देखें बचवा खुश रहा, बचवा खुश रहा। तुम कभी कभी खिसिया जाते थे, हम बोले अरे बहुत परेशान चले थी, क्या खुश रहा? बोले लू। तो बोलती थी, ना बचवा खुश रहा। एक बार हमारे घर से एक चीज़ गायब हो गई, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। हम लोग लॉ वाले हैं ना, तो लॉ की भाषा का प्रयोग करेंगे। तो पहला इंटेंशन उनके पास गया कि वही पीछे रूम में जाती है, और एकदम गिल्ट से मेरा मन भर गया कि यार, मैंने उस आदमी को कह दिया जिसके लिए कोई एविडेंस मेरे पास है नहीं। और जानते हैं, कुछ दिन बाद वो प्रॉपर्टी मिल गई, और गिल्ट मेरा बढ़ गया। तो जब तक वो जिंदा थी तब तक मैं उनको एकदम माता स्वरूप सम्मान देता था, इसीलिए। लोम्ब्रोसो की बात थी। लोम्ब्रोसो की भी एक लाइन आप लोगों को बता दे, फिर आ जाते हैं सब्जेक्ट पर। क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी जब आप पढ़ेंगे, तो एकदम शुरुआत में बिल्कुल इररेलेवेंट, अनऑथेंटिक, या बिल्कुल नॉन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट दिया लेम्ब्रोसो ने। और लेकिन उनका वो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से डिनाई नहीं किया जा सकता आज भी। लोम्ब्रोसो ने आदमी के चेहरे की 16 प्रकार की आकृतियां बताई, और वो 16 प्रकार की आकृतियों को जो एक्सपर्ट हैं, फेस रीडर जो हैं, ऐसे तो किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर किसी का चेहरा पढ़ा है मेरी जहाँ नज़र से पढ़ा है, बता मेरे चेहरे पे क्या लिखा है। लेकिन लेम्ब्रोसो ने इस बात को बहुत पहले कह दिया था, रूप सिंह राठौर के भी पहले, जो बाजीगर में उन्होंने गाया गाया था शाहरुख के लिए। वो 16 तरह की आकृतियां जो हैं, उन आकृतियों को उन्होंने बताया कि ऐसे व्यक्ति अपराधी हो सकते हैं। और आज भी बड़ी कंट्रीज लेम्ब्रोसो के उस कॉन्सेप्ट को एडमिट करती है। और कंट्री गई तेल लेने। आप अगर थोड़े से ढंग से अगर उस साइंस को पढ़ जाइए, जिसको उन्होंने पूरी डिटेल में डिस्क्राइब किया है, तो 10 में 5 लोगों को, 6 लोगों को आप जज कर लेंगे कि हाँ ये आदमी सही नहीं है। जैसे मेरी वाइफ कहती है कि आप इतना जल्दी कैसे किसी का चेहरा पढ़ लेते हैं, पूरा उसका बायोडाटा निकाल देते हैं। हमने बड़ी ईमानदारी से पढ़ी हुई है वो क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी।
हाँ बिल्कुल। पीयूष, तुमने सही कहा। लेम्ब्रोसो ने कहा था कि आदमी जन्मजात अपराधी होता है। असल में ये भी इनसाइंटिफिक बात है, लेकिन उनके कहने के पीछे का सेंस यही था कि ऐसा नहीं है कि अपराध के लिए। अच्छा देखिए, लेम्ब्रोसो अभी आपकी ये बात से हमको एक बात और याद आ गई। 1 मिनट और लेंगे। अपराध के लिए कारण होने चाहिए, ऐसा कहा जाता है। सदरलैंड ने बहुत सारे कारण बताए, जॉन कॉन्क्लीन ने बहुत सारे कारण बताए। दुर्खी में मर्टान का एनोमी का कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े होंगे, अगर जो लोग एलएलएम किए होंगे। बहुत सारे कारण हैं दुनिया में। लेकिन मैंने अपने गुरुजी को एक बार ये बात बोली थी कि सर अपराध का कोई कारण ही नहीं होता। तो बोले तुम मूर्ख हो। हमने कहा सर जो भी समझिए, अपराध का कोई कारण नहीं। आप अच्छे घर में पैदा हुए, सिल्वर स्पून गोल्डन स्पून लेकर मुंह में। आप हाँ। नहीं तो उसी को मैं काउंटर कर रहा हूँ, सदरलैंड की बात को काउंटर कर रहा हूँ। आपको कभी कोई बीमारी नहीं हुई, आप सकल सूरत शरीर से बहुत सुंदर और स्मार्ट रहे, आपके जीवन में कोई दुख नहीं आया, आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा, परिवार में किसी तरह का कलेश या इल रिलेशन किसी का नहीं था, आसपास का एटमॉस्फियर भी अच्छा था। ऐसे बहुत सारे आईएएस के बच्चे हैं, नेताओं के बच्चे हैं जो बहुत अच्छी कंडीशन में है। अब चिराग पासवान को ले लीजिए, उस गधे को। सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी अपराध करते हैं। बहुत सारे सीरियल किलर ऐसे मिले, सीरियल रेपिस्ट ऐसे मिले, जिनके जीवन में सब कुछ अच्छा था। अपराध का एकमात्र कारण है, जो मैं फील करता हूँ, न्यू टाइप ऑफ एंजॉयमेंट, नए तरह का आनंद। हमेशा रिवेंज हो, बदला हो, ये जरूरी नहीं है। हमेशा गरीबी हो जरूरी नहीं है, बीमारी हो जरूरी नहीं है, परिवार की स्थिति जो हो जरूरी नहीं है। सदरलैंड ने तो बहुत सारी अंडमान बात बोली है। सदरलैंड ने तो 1000 रेपिस्टों का वो किया था, इंटरव्यू लिया था जेल जा जाकर। तो वो अभी उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, वो तुम पढ़ना सदरलैंड को, तो उसमें वो बात मिल जाएगी जो मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ पे कहने लायक नहीं, इसलिए नहीं कह रहा हूँ। तो सब अच्छा है, फिर आप क्यों कर रहे हैं? अब ये जो श्री हरि विष्णु एक तो नया आया है हिंदुस्तान में 12 साल से, अब आप इसी को देख लो ना। इस जाहिल आदमी के पास सब कुछ है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे पावरफुल आदमी है। नहीं है? 50 करोड़ से ज्यादा लोग पागल हैं उसके पीछे। वैभव है, संपदा है, सब कुछ है उसके पास, फिर भी उसकी भाषा में नफरत है। सत्ता में बने रहने के लिए वो देश को बेचने पे तुला हुआ है, बेच दिया है, और जाके एपस्टीन से तक लिंक्स निकल गए हैं। उसका वो अहंकार है। और अहंकार क्या है असल में? न्यू काइंड ऑफ एंजॉयमेंट है कि अरे हमको तो, हम तो महान है, अभी नेहरू बनना है हमको। नेहरू बनने की होड़ न्यू काइंड ऑफ एंजॉयमेंट है। ओवरऑल चले आते हैं फिर से। तो भैया, आप में से कोई जने काट के रील मत डाल देना। देखो, तापसी पन्नू जो कही है वही बात हम भी हमेशा कहते हैं। उसको तो इस देश में रहना हो तो जा भी सकती है, हम तो अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हैं। गोदलिया भी जाओ तो 200 रुपया दिमाग में आता है कि फालतू लग जाएगा, जाने लायक भी नहीं है, कूड़ा हो गया। ए नूरजहां, तुम बनारस घूमी हो कि नहीं जी? तो मौसी तो यहीं की है, मतलब ननिहाल तो तुम्हारा यहीं का है। बनारस अगर तुमको नहीं घूमी होगी तो फिर घूमे सर। हाँ घूमे तो की हो, देखो यही होता है गार्जियन लोगों टीचर लोगों का। हाँ हाँ घूमो घूमो खूब घूमो, पहले कबुलवाएंगे उसके बाद सुनाएंगे। अब नहीं मजा है ना, पहले जैसा बनारस अब नहीं लगता, खो गया वो बनारस। चलिए अब आ जाइए डी के बाद, देखिए ई। सेम बात है जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी कि सर्वेंट को दिया तो थेफ्ट, अगर सर्वेंट ने किया। वही आप वेयर हाउस कीपर को दे रहे हो ई में, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया।
क्यों हो गया, क्यों हो गया? अरे भाई, सर्वेंट को दिया इमीडिएट पोजेशन है, वेयर हाउस कीपर को दिया मीडिएट पोजेशन है। सर्वेंट को और वेयर हाउस कीपर दोनों के मामलों में कॉर्पस सर्वेंट वाले मामले में है। एनिमस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के मामले में है। फिर उसके बाद अब ये जो एफ है, ए फाइंड्स अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड ऑन अ टेबल इन हाउस विच जेड ऑक्यूपाइड। यह का कब्जा है, जेड का कब्जा इज सफिशियंट, और लॉफुल है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, उसमें ए एक रिंग पा जाता है। भाई, मेरे प्रेमाइसेस में कोई भी चीज अगर है तो वो मेरी है। ए ने अपराध कर दिया। अच्छा, एक बात ये बताइए, फाइंडर्स कीपर्स का रूल पता है आप लोगों को? फाइंडर्स कीपर्स, फाइंडर कीपर का प्रिंसिपल थेफ्ट के मामले में नहीं अप्लाई करता। फाइंडर कीपर का मतलब होता है कि रेस नेलियस प्रॉपर्टी, स्वामी विहीन संपत्ति जो है, वहां पर अगर कोई चीज पाई जाती है तो जो पहले पाता है वो उसकी हो जाती है। उस पे भी आर वर्सेस रिंग का एक केस है, छोड़ो जाने दो वो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जी है, ए फाइंड अ रिंग लाइंग ऑन द हाई रोड, नॉट इन द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन। ए बाई टेकिंग इट कमिट्स नो थेफ्ट, किसी की नहीं है। फाइंडर्स कीपर्स आ गया, देखो बात कर रहे थे, आ गया, किसी की नहीं है। दो ही में कमिट क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन, यद्यपि वो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन कर सकता है, में लिखा हुआ है, क्योंकि हो सकता है किसी की हो, लेकिन अभी तक तो अगर नहीं पता है किसकी है तो मान सकते हैं। सुनीता, आप क्लास को बहुत देर में ज्वाइन करती हैं और एक्टिवली आप क्लास में नहीं दिखाई देती। चलिए, अब इसको आप लोग पढ़ लीजिए, हम इम्पोर्टेंट, हाँ ये इस पे आ जाइए। आई और जे और के, आई जे के। हम्म। ए डिलीवर हिज वास टू जेड्स ज्वेलर टू बी रेगुलेटेड, ठीक करने के लिए देता है, रेगुलेटेड मतलब ठीक करने के लिए। जेड कैरीज इट टू हिज शॉप, जेड अपने शॉप में रख लेता है। ए नॉट ओइंग टू द ज्वेलर एनी डेप्ट, ए के ऊपर ज्वेलर का कोई डेप्ट नहीं है, और वो क्या करता है कि दुकान में जाता है, टेक्स हिज वॉच बाय फोर्स आउट ऑफ जेड हैंड, और जेड के हैंड से वो अपनी वॉच को ले लेता है। उसने क्या किया? हियर ए, दो ही मे हैव कमिटेड क्रिमिनल ट्रेसपास, एक तो गया अंदर असॉल्ट किया, हैज नॉट कमिटेड थेफ्ट, थेफ्ट क्यों नहीं किया? इन एज मच एज व्हाट ही डिड वाज नॉट डन डिसऑनेस्टली, यदि उसने डिसऑनेस्टली ये काम नहीं किया, यानी कि कोई डेट नहीं है का मतलब उसने पैसा दे दिया था, घड़ी बनाने का पैसा उसने दे दिया था। आप अपनी मोटर बाइक लेके गए दुकान पे, आपने दिया बनने के लिए, उसका पारिश्रमिक भी दे दिया, और अपनी मोटर बाइक को आप गए, बिना उसको बताए भी अगर उठा लाए तो आपने चोरी नहीं की। लेकिन आपने पैसा नहीं दिया और बिना बताए लेते आए तो आपने चोरी कर दी। नीचे पढ़ लीजिए। वही बात है जो मैंने बताई है, ठीक है? हो गया, समझ में आ गई बात? इफ ए ओज मनी टू जेड फॉर रिपेयरिंग द वॉच एंड इट जेड रिटेन्स द वॉच लॉफुली एज अ सिक्योरिटी ऑफ डेप्ट, इसको क्या बोलते हैं नूरजहां? जेड रिटेन्स द वॉच लॉफुली एज अ सिक्योरिटी ऑफ डेप्ट। कुछ याद आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट सेकंड, सेक्शन 170 से 172 के बीच का कुछ है। राइट टू लीन, कुछ लोग उसको राइट टू लियन भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं धारणाधिकार का अधिकार, धारणाधिकार का अधिकार। मैं अगर घड़ी बना रहा हूँ, गाड़ी बना रहा हूँ, कुछ भी बना रहा हूँ, घर में पेंट डेंट पेंट कर रहा हूँ, कुछ भी, अगर मैंने अपना कोई श्रम दिया है,
कोई सर्विस दी है, तो मैं आपकी प्रॉपर्टी को अपने पास रखने का अधिकार रखता हूं। इसको बोला जाता है धारणा अधिकार, राइट टू लियन। ठीक है। मेरे हिसाब से शायद 170 या 171 कॉन्ट्रैक्ट है, आप लोग देख लीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट सेकंड। तो राइट टू लियन, तो अगर उसने रखा हुआ है तो उसका अधिकार है घड़ी को अपने पास रखने का। और यदि उसको ए, जिसकी घड़ी है, या के कब्जे से इस आशय से ले लेता है कि पैसा नहीं वापस करना है, तो उसने चोरी की। और जो के है, अगेन इफ A having pawned his watch to Z takes it out of Z possession without Z consent, not having paid what he borrowed on the watch, he commits theft। और यदि क अपनी घड़ी या के पास पॉन के लिए, मतलब एक तरह से गिरवी टाइप चीज होती है, लेकिन वो गिरवी नहीं है, प्लेज नहीं है, करने के लिए घड़ी के बदले में लिए गए ऋण को चुकाए बिना, बिना सम्मति के ले लेता है जेट से, यहाँ पे भी उसने चोरी की। ठीक, ये भी हो गया। अब इसके बाद एम कई बार पूछा हुआ है। ए बीइंग ऑन फ्रेंडली टर्म्स, फ्रेंडली अगर शब्द नहीं है तब, फ्रेंडली टर्म शब्द नहीं है तब गड़बड़ हो जाएगा। ए बीइंग ऑन फ्रेंडली टर्म विद जेड गोज टू जेड लाइब्रेरी इन जेड एब्सेंस एंड टेक्स अवे अ बुक विदाउट जेड एक्सप्रेस कंसेंट फॉर पर्पज मेयरली ऑन रीडिंग इट, फॉर पर्पज मेयरली ऑफ रीडिंग। अब यहां से अगर मेयरली भी हटा देंगे तो भी कहानी बदल जाएगी। एंड विद द इंटेंशन टू रिटर्निंग इट, अब केवल एंड विद द इंटेंशन टू रिटर्निंग हटा देंगे तो भी कहानी बदल जाएगी। हियर इट इज प्रोबेबल दैट ए मे हैव कंसीव्ड दैट ही हैड जेड्स implied consent to use jet bag books if this was a impression a has not committed theft। लेकिन वही, अब मैंने कहा ना चीजें बदल जाएंगी, कहानी क्या बदल जाएगी। अगर इसमें से हटा दो केवल ये कि वापस करने के आशय से ले जाता है, हटा दो। अब पढ़ो, का यह का मित्र है, उसकी अनुपस्थिति में पुस्तकालय जाता है, उसकी अभिव्यक्त सम्मति के बिना पुस्तक पढ़ने के लिए लेता जाता है। तो क्या लिखेंगे ऑप्शन में? ए कमिट्स थेफ्ट। जहां वापस करने का इंटेंशन नहीं है, जब तक एग्जाम में ये वापस करने वाली बात ना हो, तब तक आप मान के चलो कि चोरी है। अच्छा एक बात बताओ, वो वाला कहाँ गया? अच्छा वो आगे आएगा। ये in good faith believing property belonging to Z to be a A's own property takes that property out of Z possession। Here A does not take dishonestly, he does not commit theft। अपनी संपत्ति की चोरी हो सकती है क्या? कोई किसी ने कोई क्वेश्चन किया है क्या? जो तमन्ना गुड फेथ में रहता तो चोरी नहीं होता सर। वाह, वाह, बात तो तुम सही कह रहे हो, बात तो सही है। अपनी संपत्ति की चोरी हो सकती है सूरज, चलो बताओ। मतलब अपनी संपत्ति की हम स्वयं चोरी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं बताओ? कैसे कर सकते हैं लोधी? कैसे कर सकते हैं भाई, कुछ तो बताइए आप लोग। कर सकते हैं पीयूष, कैसे कर सकते हैं ये भी तो बता दो। सूरज तुम्हारा आंसर बिल्कुल गलत है। कोई संपत्ति अगर पार्टनरशिप में है तो चोरी नहीं, वहां क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा भाई। अरे एसपी लोधी, ये तो बात हो ही गई थी यार, दुकानदार को बिना पैसा दिए ले गए, ये तो हो गया ना। हाँ उत्कर्ष, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी क्या है? बिलीविंग टू द अदर्स प्रॉपर्टी, किसी अन्य की संपत्ति का विश्वास करते हुए डिसऑनेस्टली, बेईमानी पूर्वक ले जाना।
जैसे हम किसी के घर गए और हमने अपना छाता टांग दिया, और निकलते समय ये भूल गए कि हम अपना छाता लेके आए थे। हम बॉडम टाइप आदमी है, मान लो हम भूल गए। हमें लगा ये तो किसी का बहुत अच्छा छाता है, और हमने किसी अन्य के छाते को लेकर वहां से हम चले आए। हमने चोरी की। अब आप कहेंगे सर ये पता कैसे चलेगा कि चोरी की नहीं की? पहली बात तो हिल स्टेशन में आएगा, चुपचाप लगा के आगे बढ़ो, एक तो ये तर्क होता है। दूसरा ये होता है कि मान लीजिए कि वो किसी टोकन से रखा जा रहा हो, आपने टोकन नहीं दिया वापस। जैसे बहुत सारी जगह पे आप जाते हैं ना, घड़ी, चश्मा, मोबाइल, जूते, चप्पल, टोकन मिलता है। आपने टोकन वापस नहीं किया, आप किसी और का समझ के लेके चले आए, वहां पे कंसीडर कर लिया जाएगा कि आपने चोरी की है। ये नहीं आप कह सकते कि अरे ये तो मेरा ही था, जबरदस्ती की बात हो गई। ठीक है। वो पार्टनरशिप वाली बात अलग है, गलत हो जाएगा। देखो पार्टनर्स क्या होते हैं ना, 1932 पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 18 और 25 को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, और वो दोनों एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल एजेंट वाला मैटर नहीं चलेगा। एक्चुअली क्या है, पार्टनर्स की प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। प्रिंसिपल एजेंट वाले कॉन्सेप्ट पर जाओगे तब तो चोरी में मान जाओगे, लेकिन पार्टनरशिप में पार्टनर्स की प्रॉपर्टी नहीं होती है भाई, वो तो फर्म की प्रॉपर्टी होती है। और फर्म की प्रॉपर्टी को होल्ड कौन करता है? पार्टनर्स करते हैं। तो पार्टनर अगर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हैं, किसके साथ? फर्म के साथ। सेक्शन 14 फर्म्स प्रॉपर्टी डिफाइन किया गया है उसमें, पार्टनरशिप एक्ट में। खैर उधर नहीं जाना है, सिंपली समझो। अभी बात समझ में आ गई लोधी? वो तो फर्म की प्रॉपर्टी है ना, कि पार्टनर की प्रॉपर्टी है। भले पैसा पार्टनर ही लगा रहा है। हाँ हाँ, समझ गए, चलो। क्लॉज टू, जो कोई चोरी करेगा 3 साल का या दो, या जुर्माना या दोनों। और अगर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन होता है, पश्चातवर्ती दोष सिद्धि होती है, तो 1 साल से कम नहीं, 5 साल तक का कारावास और जुर्माना दोनों लगेगा। एक नई चीज जोड़ दी गई है, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ थेफ्ट वेयर द वैल्यू ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी इज लेस देन 5,000 रुपीज एंड अ पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर 5,000 से कम मूल्य की संपत्ति है, चोरी की संपत्ति 5,000 से कम मूल्य की है, और पहली बार अगर कन्विक्टेड किया गया है, तो सेल अपॉन रिटर्न ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की वैल्यू दे देने से या चोरी वाली संपत्ति को वापस कर देने के बाद, सेल बी पनिश्ड विद कम्युनिटी सर्विस, केवल कम्युनिटी सर्विस से दंडित किया जाएगा। वाह, क्या चीज आया, मजा आ गया। इससे आप लोग सहमत हैं, ये सही है? इज इट करेक्ट? अब ये मत चले जाना पिक्चर में कि हीरो बचपन में ब्रेड चुरा लेता है तो उसको बहुत मारा जाता है। अपना धंधा को कम पनिशमेंट में रखा गया है, गलत बात मत करो, सही सही जवाब दो। मिसयूज बहुत होगा, हाँ। असल में मिसयूज ही होगा, यूज नहीं होगा। देखिए बात समझिए कि जो हैबिचुएट ऑफेंडर्स हैं, हालांकि अब वो फर्स्ट टाइम वाली बात है, लेकिन फर्स्ट टाइम पकड़ाया है, वो यही काम कर रहा है, 5,000 से कम की चीजें उठा रहा है। जैसे कोई सामान कहीं का उठा लिया उसने, जो 5,000 से कम वैल्यू का है, तो उसको आप पनिश अगर नहीं करेंगे ना, छोड़ देंगे कि हाँ संपत्ति वापस कर दिया, अरे बड़ा अच्छा आदमी है, पहले तो चोरी किया था फिर वापस कर दिया, या संपत्ति के बराबर का पैसा दे दिया, 5,000 रुपये तक की संपत्ति का पैसा, चलो कोई नहीं, इसको बोलो कि चलो सफाई करो 1 हफ्ता सड़क पर, तो 1 हफ्ता सफाई के बीच में और 5-5 हज़ार की कई चीज गायब कर देगा। आदमी बिना लात खाए नहीं सुधरता। कम्युनिटी सर्विस से कोई नहीं, अरे यार यहाँ पर कम्युनिटी सर्विस है ही नहीं लोगों के मेंटेलिटी में। सड़क पे ऐसे नचा के फेंकते हैं कूड़ा, जाए फच्चे से किसी के मुंह में लग जाए कोई दिक्कत नहीं। कम्युनिटी सर्विस होगा यहाँ पे हिंदुस्तान में? एक लड़का लंबरगिनी चलाई जाने, वो कुचल दिया एक इंसान को, 5 लोगों को। जज कह रहा है लेटर लिख के चले जाओ, इससे लिख के। जज को 100 जूते मारने चाहिए थे। ऐसे जाहिल जाहिल जज हैं। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज साहब ने ऐसा उटपटांग जजमेंट दिया था रेप के केस में, उन्होंने रेप ही नहीं माना, अटेम्प्ट टू रेप भी नहीं माना।
उनका कहना था कि जब तक पेनिट्रेशन हो ना जाए, जब तक सारी कहानी ना हो जाए, तब तक रेप नहीं है, अटेम्प्ट भी नहीं है। पढ़े होंगे आप लोग, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डांट लगाई उस पर। जज साहब लोग भी तो इसी में से जा रहे हैं ना। डैमेज कंट्रोल ही किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और क्या कर सकती है। अब लुच्चा मारी, अरे सॉरी, झपट मारी एक आ गया है। असल में ये उन्होंने अपने व्यापार से जुड़ा हुआ शब्द दिया है। 304, थेफ्ट इज स्नैचिंग इफ इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट। अब आप हमको इस पे भी आपत्ति है। आपत्ति ये है कि अगर अचानक या शीघ्रतापूर्वक, बलपूर्वक किसी की जंगम संपत्ति को आप ले लेते हैं या छीन लेते हैं, तो उसको आप स्नेचिंग बोल रहे हैं, क्योंकि चेन स्नेचिंग बहुत ज्यादा होती है। अरे भाई, अगर आप बल का प्रयोग कर दिए, अब जैसे चेन खींचा गया, तो गति परिवर्तन, गतिहीनता, गतिमान कुछ तो होगा, मोशन चेंज होगा कि नहीं होगा? हुआ ना? इसको रॉबरी में ले जाओ यार। वो जो खींचने की वजह से जो गिर के मर जा रहे हैं, हाथ पैर टूट जा रहा है, हिंसा हुई ना उसमें, उसको रॉबरी में लेके जाते। और थेफ्ट तो है ही वो। जरूरत क्या थी? अभी तक सजा नहीं मिल रही थी चेन स्नेचर्स को। क्यों यार, हम लोग के अगेंस्ट तो कोई एक्ट ही नहीं आया है, कोई लॉ ही नहीं है। आओ चेन छीनते हैं आंटी का। डाल दिए 304, स्नैचिंग। थेफ्ट, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, टिक लगा लो। थेफ्ट इज स्नैचिंग इफ इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट द ऑफेंडर सडनली और क्विकली बाय फोर्सफुली और forcefully seizes or secure or grab or takes away from any person or from his possession any movable property। चोरी झपट मारी है यदि चोरी करने में अपराधी अचानक धप्पा, अचानक या शीघ्रता से, बलपूर्वक किसी व्यक्ति से उसके कब्जे से जंगम संपत्ति ले लेता है, प्राप्त कर लेता है, छीन लेता है, ले जाता है। तो झपट मारी, जो कोई झपट मारी करेगा उसको 3 साल की सजा और जुर्माना लगेगा। तो किस में आएगा? थेफ्ट में ना आएगा? इसके पहले सजा नहीं मिलती थी चेन स्नेचर को, कि ऐसे ही सब घूम रहे थे? पाँव पाँव, भक्तों के पाँव पाँव जो भी करा दे। ये सब भगवान बनने के लिए कुछ भी कर दे रहे हैं। अभी आएगा लुच्चा मारी भी आएगा अभी। अभी आउटरीचिंग ऑफ मॉडेस्टी में ABCD तो अब अलग अलग बन गया सेक्शन, लेकिन उसके नीचे भी एक आएगा, छिछोरई। फिर उसको भी डिफाइन करेंगे, व्हाट इज छिछोरई। थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, सजा दे के खत्म करो, 7 साल प्लस जुर्माना। पढ़ लेना, अब ये सब पढ़ाने वाली चीज। अब कुछ पढ़ाने वाली चीज नहीं रह गई, थेफ्ट समझा दिया बहुत तबीयत से। काजल अभी आई है, अभी इनकी नींद खुली है। कभी कभी आना, मुझे एकदम पसंद नहीं है, और वो भी गलत टाइम पे आना। इतना इंपॉर्टेंट क्लास चला है, अभी इनकी नींद खुली है। कोई काम रहा होगा, मुझे पता है, बिना काम के कहाँ किसी को दिक्कत होती है। 306, थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर, ये मैंने पहले ही बता दिया। क्यों? क्योंकि कॉर्पस बना रहता है, इमीडिएट पोजीशन बना रहता है। 307, अब 307 हमको कोई समझाए। अब कभी कभी बच्चों में क्या कंफ्यूजन होता है कि 307 जो है प्रिपरेशन ऑफ थेफ्ट की बात करता है, प्रिपरेशन ऑफ थेफ्ट की बात नहीं करता है। थेफ्ट का प्रिपरेशन तो पनिशेबल ही नहीं होगा, प्रिपरेशन पनिशेबल है ही नहीं। तो कैसे ही प्रिपरेशन बना देगा? ये प्रिपरेशन फॉर थेफ्ट नहीं है। ये कह रहा है थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड ऑफ कॉजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेंट। थेफ्ट आप कर रहे हैं, आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन है थेफ्ट करने का, लेकिन प्रिपरेशन आप थेफ्ट की नहीं कर रहे हैं। आप मृत्यु करने की प्रिपरेशन के साथ हैं, यानी आप कोई बगल में कट्टा, रिवॉल्वर, चाकू रख लिए हैं, या कोई भी ऐसी चीज रख लिए हैं जिससे आप किसी को हर्ट कर सकते हैं, या किसी को रिस्ट्रेंट कर सकते हैं। जैसे किसी के घर में गए, बाहर से ताला मार दिए, रिस्ट्रेंट हो गया ना वो। यहाँ रिस्ट्रेंट का मतलब कन्फाइनमेंट खोल खोल के नहीं पढ़ना है, सिंपली समझना है। ठीक है?
आप बनारस आओ चाहे लंदन जाओ, क्लास आप करते नहीं हो, बहुत इरेगुलर हो, और मुझे बहुत कम उम्मीद है कि आप इस तरीके से आगे पढ़ाई कर पाओगे। पढ़ाई अलग चीज़ है, और अगर आपको कहीं जाना भी है, किसी को भी कहीं जाना है, तो उसको ये नोटिस देनी चाहिए कि सर हम नहीं कर पाएंगे क्लास। जैसे जो लोग नहीं कर पाते हैं वो भेजते हैं, ऐसे अभी आज जो नहीं आ पाया वो भेजा है कि सर हम नहीं आ सकते क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा है। कुछ चीज़ें तो न, अपने आप ही पता होनी चाहिए, आनी चाहिए आपको समझ में। तो ये बात समझ में आएगी 307 पीयूष। इसको चोरी की तैयारी तो नहीं समझ रहे थे तुम? चोरी की तैयारी नहीं है ये, याद रखिएगा आप सब। चोरी तो चोरी है, ये तैयारी है चोरी करने में, डेथ या हर्ट या रिस्ट्रेंट करने की तैयारी। तो सजा थोड़ी बढ़ जाएगी। तो कितनी बढ़ जाएगी? शैल बी पनिश विद रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। इलिस्ट्रेशन पढ़ लेना। वही पिस्तौल रखता है जो आगे ना। अब इसी में एक क्वेश्चन मेरा ये बनता है कि चोरी करने के लिए, चोरी करने के बाद भाग जाने के लिए, या चोरी की संपत्ति रखने के लिए किसी व्यक्ति को भय कारित करने के लिए, मतलब मृत्यु उपाधि आदि करने के लिए कोई तैयारी कर रहा है। जब ये सेक्शन नहीं था, या ये बातें नहीं हो रही थी, या इस सेक्शन को हटा दीजिए, था नहीं था हटा दीजिए, तो क्या इसका पनिशमेंट नहीं होता था? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप चोरी करने जा रहे हैं और अपने पास क्या रखे हुए हैं? पिस्टल रखे हुए हैं। ये असल में कौन सा, असल में ये कौन सा अपराध है? नूरजहां। गुड, गुड, बोथ आर करेक्ट। यस, गुड, गुड नूरजहां। रॉबरी है। लेकिन अब उसके लिए आप इस सेक्शन को याद करेंगे। असल में रॉबरी क्या है ना, रॉबरी में वो इंस्टेंट वो चीज नजर आती है, लेकिन ये अंडरस्टूड होता था अब तक, हमेशा से रहा है कि चोरी करने के लिए यदि आप कोई घातक आयुध अपने पास, कोई डेडली वेपन आप रखे हैं, क्यों रखे हैं, रखने के पीछे का कारण क्या है? इसीलिए रखे हुए हैं कि आप चोरी का सामान ले जाएं या आप खुद बच के चले जाएं। दैट्स मीन यू आर वेरी मच प्रिपेयर टू कमिटिंग रॉबरी। ओके, आ जाते हैं एक्सटॉर्शन पे। एक्सटॉर्शन में क्या है? एक्सटॉर्शन में कॉर्पस एनिमस की चर्चा किस तरह से की जा सकती है, मीडिएट इमीडिएट पोजीशन की चर्चा किस तरह से की जा सकती है। हालांकि इसके बाद आप लोगों को मिस अप्रोप्रिएशन पढ़ना चाहिए, लेकिन अब चूंकि इसी तरह दिया हुआ है तो इसी तरह पढ़ ले रहे हैं। एक्सटॉर्शन कह रहा है whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to be any other, and thereby dishonestly induce the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable property, security, sorry, security, valuable security itself and valuable property, commits extortion। खुद को या किसी अन्य व्यक्ति को भय में डालना, खुद को मतलब, सॉरी, कंफ्यूजन मत करिए। जो कोई किसी व्यक्ति को भय में डालता है या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने का भय बनाता है, करता है। हिंदी में लिखा है जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं, उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति करने के भय में जानबूझकर डालता है। जैसे मुझे भय में डालना या मेरी वाइफ को भय में डालना। किसी व्यक्ति का मतलब इंटरेस्टेड होता है वो, अब वहां पे ये नहीं देखना है कि इंटरेस्टेड था या नहीं था। मुझको या मेरे किसी व्यक्ति को भय में डालना।
और भय में क्यों डाल रहे हैं? कि ऐसे भय में आने के बाद मैं कोई संपत्ति दे दूं, या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी दे दूं, या कोई साइंड या सील्ड डॉक्यूमेंट दे दूं जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी के तौर पर यूज किया जा सकता हो। कि मकान के कागजात पे सिग्नेचर कर दो, वरना तुम्हारे स्टूडेंट तनु को गोली मार दी जाएगी। हम नहीं करेंगे बेटा, समझ लेना। मरो चाहे जियो हमको संपत्ति ज्यादा प्यारी है। बात समझ में आ गई कि नहीं? पढ़ जाओ। अब आगे बढ़ने के पहले, इलस्ट्रेशन पे चर्चा करने के पहले एक चर्चा और कर लेते हैं। अब देखिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन यहाँ पे भी है, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस तो होना ही है। यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं? किसी पर्सन को इंड्यूस कर रहे हैं कोई प्रॉपर्टी देने देने के लिए, या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी देने के लिए, या साइंड या सील कोई चीज देने के लिए जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो जाएगी। और हम इंड्यूस कैसे कर पा रहे हैं? हम उसको फियर में डाल रहे हैं, भय में डाल रहे हैं। वो भय में रहेगा तभी देगा, डरा रहे हैं हम उसको। अरे एक चीज याद आ गई, कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ है पीयूष? कॉन्ट्रैक्ट में, एक्सटॉर्शन कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ है? लोधी एक्सटॉर्शन में कहाँ है? नूरजहां, विनांश, गौरव तो एकदम क्लास में है नहीं है, कभी जवाब नहीं देते पूछने पे भी। बाकी जो ओप्पो सोप्पो ये लोग हैं जो पढ़े हैं कॉन्ट्रैक्ट, उनकी बात कर रहे हैं। मनोज गुप्ता, विद्वान न्यायाधीश। यहाँ पे आधा एक घंटा क्लास करने से एचजीएस निकल जाएगा? कब है मेंस? गुड नूरजहां। मेंस कब है एचजीएस का? मनोज। गुड पीयूष। नहीं, पीयूष तुमने टाइम बहुत लिया, इसलिए प्रिजम्पशन कुछ और बन रहा है। तुम पहले चेक कियो। मनोज गुप्ता। अभी डेट नहीं आई आया है सर, नहीं आई है सर। डेट के लिए आई बोलेंगे ना, तारीख है। तो बस ये एक घंटा पढ़ के हो जाएगा जेएस, और एक सब्जेक्ट पढ़ के। तो लाओ, 2 लाख रुपया दो ठेका, 3 महीने में तुम्हारा एचजीएस निकलवा दें। हाँ। तुम कहोगे सर कितने लोगों को फ्री में एचजीएस निकलवा दी, हमसे पैसा मांग रहे हैं। अरे तब पैसे की जरूरत नहीं थी। तुम्हारे पे मेहनत भी बहुत करना पड़ेगा ना। एक होता है गधा, एक होता है मिट्टी का गधा। तो ध्रुव राठी ने जिस गधे की बात की थी, वो मिट्टी का गधा था। तो तुम्हारे पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमको। खर्चा भी नहीं करो, एक पार्टी दे दो साले को, एक आध ठो। एक बार खाली अपने घर पे बनवाए थे इतना बढ़िया, उसके बाद कुछ दिए नहीं पार्टी। तो यहाँ पर जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो चर्चा ये करने जा रहे हैं कि भय में डाला गया, अगर भय, सर पे बंदूक लगाकर भय में डालकर आपसे कोई प्रॉपर्टी हम लेंगे पीयूष, तो वो क्या होगा? सर पे बंदूक लगाकर भय से प्रॉपर्टी लेंगे, व्हेनेवर आई पुट इन यू इन अ फियर। सूरज राय, आप गलत जवाब दे रहे हैं, आप किनारे हट जाइए। एसपी लोधी, आप सही जवाब दे रहे हैं, फिर भी आप किनारे हट जाइए।
पीयूष कुमार। इतने देर में आंसर चेक कर ले रहे हो रजा, पीयूष समझ में आ गया हमको। सर पे बंदूक लगाकर डर में डालना, इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ, इंस्टेंट फियर ऑफ हर्ट, इंस्टेंट फियर ऑफ wrongful confinement or restraint, इट्स बिकम अ रॉबरी। जहां पर फियर जिस व्यक्ति के द्वारा है, यानी कि जो अपराधी है जिसके द्वारा दिया जा रहा है या जिसको दिया जा रहा है, वो प्रेजेंट है सामने, वहां पर रॉबरी हो जाएगा। और जहां पर रिमोट फियर है, रिमोट प्रेजेंस है पर्सन्स का, दोनों पर्सन्स को लेके चलेंगे, एक जो फियर में आ रहा है और एक जो फियर दे रहा है, वहां पर वो क्या होगा, वहां पर वो हो जाएगा आपका एक्सटॉर्शन। उसको एक्सटॉर्शन बोलेंगे। जैसे जो फिरौती होती है, तो होता है ना कि फोन करके फिरौती वाले मांग करते हैं कि 10 लाख रुपए तुम लेते आओ वरना तुम्हारी बीबी हमारे कब्जे में है। तो अब वो डिपेंड करता है कि बीबी से प्यार है कि क्या है, नहीं तो बोल भी सकता है कि हाँ ठीक है भैया तुम ही रखो, पहुंचा के तो तुम ही जाओगे बाद में। लेकिन सपोज प्यार कर रहा है तो क्या बोलेगा कि अच्छा ठीक है। ये एक्सटॉर्शन है। और सर पे बंदूक रख के बोल रहा है कि सारे पैसे दे दो, गहने दे दो, ये क्या हो गया, रॉबरी हो गई। यही तो बता रहे हैं, कुछ दूसरी भाषा में बताएं हैं? कौन सी भाषा समझ में आती है बताओ? लैंग्वेज बताओ, लैंग्वेज। अरे बाबा लैंग्वेज बताओ ना, यही बात तो बता रहे थे। बताओ कौन सी लैंग्वेज चाहिए, चाइनीज चाहिए, हिब्रू चाहिए, रसियन चाहिए, अरबियन चाहिए, युगांडा की कोई लैंग्वेज हो, हिंदी चाहिए? हाँ ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम लोग आएंगे, जब ना आगे तो और समझ में आएगा। देखो पहले इसका एक इलस्ट्रेशन पकड़ लेते हैं। ए थ्रेटन्स टू पब्लिश अ डिफामेटरी लिबल कंसर्निंग जेड अनलेस जेड गिव्स हिम अ मनी, ही दस इंड्यूस जेड टू गिव हिम मनी, ए कमिटेड एक्सटॉर्शन। का धमकी देता है कि यदि या को उसने धन नहीं दिया तो उसके खिलाफ कोई मानहानि, डिफामेटरी स्टेटमेंट, डिफामेटरी लिबल, मानहानि कथन पब्लिश कर देगा। तो तुरंत भय नहीं ना है, भय है लेकिन क्या अभी तुरंत हो गया? तुरंत मानहानि चले, बोलते ही कि हम तुमको बदनाम कर देंगे, हो गए चिल्लाने लगे गांव की औरत की तरह, हाय बप्पा रे। ऐसा नहीं होता है लॉ में। ठीक है, दूसरा पढ़ लेते हैं। ए थ्रेटन जेड दैट ही विल कीप जेड चाइल्ड और रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट अनलेस जेड विल साइन द डिलीवर। अब ये क्या है? अब यहाँ पे देख लो, साफ साफ आ गया, धमकी दे रहा है कि अगर धन नहीं दिया तुमने या कोई प्रॉमिसरी नोट नहीं तुमने साइन करके दिया तो तुम्हारे बच्चे को रॉन्गफुल कन्फाइंड कर लेंगे, यानी उठा लेंगे एक तरह से। क्या किया? क्या किया उसने? एक्सटॉर्शन किया। अब वही बच्चे के सर पे बंदूक रख के बोलता कि साइन करो, तब रॉबरी हो जाता। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, इलिस्ट्रेशन बहुत सारा है। और क्लॉज 4, 5, 6 भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम सीधे आ रहे हैं रॉबरी पर। 309। इन ऑल रॉबरी देयर इज ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। थेफ्ट इज रॉबरी। थेफ्ट कब रॉबरी है? if in order to the committing of theft or in committing the theft or in carrying away or attempting to carry away property obtained by theft, the offender for the involuntarily cause or attempt to causes to any person death, hurt or wrongful restraint or fear to instant death, instant hurt or instant wrongful restraint। चोरी में हिंसा शामिल हो गई, वायलेंस आ गया। इसीलिए जो स्नैचिंग इन्होंने डाला है, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप कर क्या रहे हो? चोरी लूट है। चोरी करने में, करने के लिए, चोरी करने के लिए ही ना रखे हैं। चोरी करने में, चोरी
से जो संपत्ति, जो प्रॉपर्टी मिली है, उसको ऑब्टेन करने में, उसको ले जाने में, अगर वॉलेंटरली किसी व्यक्ति को मृत्यु, घोरोपाती या सदोष अवरोध, या मृत्यु, घोरोपति, सदोष अवरोध का प्रयत्न करता है, तो क्या करता है? रॉबरी करता है। घर में गए चोरी करने। अच्छा, एक घर में गए जैसे बताएं, एक बार एक स्टूडेंट, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, उसके दिमाग में वो बात थी जो जनरली लोगों के दिमाग में रहती है, कि चोरी छुप के की जाती है। तुम्हारे भी दिमाग में है? तो उसने कहा, सर जब चोरी छुप के की जाती है, तो कुछ बात हुई थी ऐसे ही, तो हमने कहा यार, थेफ्ट बाय कंसीलिंग हिमसेल्फ या लर्किंग थेफ्ट कहीं नहीं है। चोरी करने के लिए, अरे बाबा, कॉमन सेंस है, तुम किसी की संपत्ति बिना उसके पोजीशन, बिना उसके कंसेंट से हटाओगे, तो सामने अगर होगा तो बोलेगा ना कि अबे काय उठा रहा है। दैट्स मीन वो सामने नहीं है। लेकिन लर्किंग वे नहीं होता है, चोरी से जब मुंह छुपा के थोड़ी ना चोरी की जाती है। ओवरऑल, तो चोरी करने में आपने क्या कर लिया? चोरी करने में आपने किसी को हिंसा पहुंचाने के लिए, या चोरी का सामान ले जाने के दौरान, या किसी भी तरह से आप किसी के घर गए हैं, निकलते समय पकड़े जाने के भय से आपने बंदूक निकाल ली। बंदूक निकालना मात्र, चलाना नहीं है। चला देंगे तो कुछ नया हो जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, ग्रेव हर्ट, कुछ भी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे उसका प्रयत्न भी है, अपने आप अपराध हो जाएगा चोर, रॉबरी का। अब एक्सटॉर्शन रॉबरी कब है? Extortion is robbery if the offender, at the time of committing the extortion, in is in the presence of a person put in fear. Underline, जिस व्यक्ति को भय दिया जा रहा है, उस व्यक्ति के, या जो उसकी, उसके साथ किसी अन्य व्यक्ति को, उससे जुड़े हुए या किसी भी व्यक्ति को भय में जो डाला जा रहा है कि संपत्ति कोई दे दी जाए, अगर अपराधी वहां पर है जहां पर जिस व्यक्ति को भय दिया जा रहा है, और भय किस चीज का दिया जा रहा है? वही इंस्टेंट डेथ, ग्रेव हर्ट, रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट की कन्फाइनमेंट है, रिस्ट्रेंट ही होगा, हाँ, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। एंड सो बाय पुटिंग फियर इंड्यूस अ पर्सन, सो पुट इन फियर देम दैट देयर इज अ डिलीवर अब द थिंग एक्सटॉर्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई? अभी समझ में आया कि नहीं आया? हम्म। सी वाला इलिस्ट्रेशन देख लेना तुम लोग, यहां पर इंस्टेंट है। सी, हम्म, ए मीट्स जेड एंड जेड्स चाइल्ड ऑन द हाई रोड। ए टेक्स द चाइल्ड एंड थ्रेटन टू फ्लिंग इट डाउन ए प्रेसिपाइक प्रेसिपिक अनलेस जेड डिलीवर हिज पर्स। अब वो तत्काल हो रहा है ना, तत्काल भय हो गया ना, इसलिए ये रॉबरी हो गया। अब डी देख लो, ए ऑब्टेन्स प्रॉपर्टी फ्रॉम जेड सेइंग योर चाइल्ड इज इन हैंड ऑफ माय गैंग एंड विल बी पुट टू डेथ अनलेस यू सेंड द 10,000। कितना दलिद्र चोर है ये साला, क्या ही एक्सटॉर्शन करेगा। दिल टूट गया मेरा। अब हम नहीं पढ़ाएंगे, बस समझ लो कि ये एक्सटॉर्शन है। 10,000 रुपये के लिए कोई किसी का बच्चा उठाएगा? रॉबरी करेगा तो 14 साल, और अगर रॉबरी कहाँ करेगा? नहीं, रॉबरी करेगा तो 10 साल, और अगर वो हाईवे पे करेगा, हाई रोड पर, सनसेट और सनराइज के बीच में, तो 14 साल। अटेम्प्ट करेगा रॉबरी का तो 7 ईयर प्लस फाइन। अगर उसी में कोई हर्ट भी कर देता है, वॉलंटरली कॉजेज हर्ट, तो आजीवन कारावास, या न्यूनतम 10 वर्ष भी हो सकता है। आजीवन कारावास से कोई मर जाएगा तो हर्ट में मरना तक भी है ना। अब डकैती क्या है?
डकैती है जब काली जी की पूजा करके सर पे टीका लगा के घोड़े पे बैठ के गांव में जाना होता है, तो डकैती होता है। पापा के एक मित्र का बेटा यही बताया था, वो एलएलबी कर रहा था, फर्स्ट ईयर में था, तो उसके बाप ने पूछा कि डकैती, पूछा था क्वेश्चन डकैती क्या है, तो बोला क्या लिखे होती, यही बताया था। तो पापा आके हमसे पूछ रहे थे ऐसा कुछ होता है क्या, हमको पागल हो गए हैं क्या। तो अब क्या करे बच्चे, जो देखे हैं मूवी में वही मानेंगे। जैसे उसको देख के मान रहे भगवान है वो, समझ ही गए होंगे आप लोग, हिंदुस्तान में कौन भगवान है चलता फिरता, जो राम जी का हाथ पकड़ के ले गया था मंदिर। डकैती, when five or more persons co-jointly commits or attempt to commit a robbery, or where the whole number of persons co-jointly committed or are attempting to commit a robbery, and person present and aiding such commission, देखो कितना बढ़िया लिखा है, person present and aiding such commission or attempt amount to five or more, every person so committing, attempting or aiding, Contem- committing, attempting or aiding said to commit डकैती। ठीक है, इसका थ्री याद कर लेना। ये 396 था थ्री। सिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। अब 311, 312, 312 वो था पहले, 398 था क्या, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी और डकैती व्हेन आर्म्ड विथ डेडली वेपन, 398 था, 398 था पीयूष। 313, पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ रॉबर्स, whoever belong to any gang or persons associated in habitually committed theft or robbery, कोई ऐसा पर्सन है जो लुटेरों और चोरों की टोली का सदस्य है, तो सदस्य होने मात्र से उसको कितनी सजा मिल जाएगी, 7 ईयर हो जाएगा, एंड ऑल्सो लाइबल फॉर फाइन। अब देखो, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और सॉरी क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन एंड देयर आफ्टर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पे कल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन खाली पूछ के जाएंगे, आज की सेवा समाप्त करेंगे, 7:30 हो गया है। 310, 410, 410 आईपीसी अब क्या हो गया है, कौन सा सेक्शन है लोधी जल्दी बताओ। 417 हो गया है, 417, 73717। हाँ, ठीक है, गुड नूरजहां। अब इसमें स्टोलन प्रॉपर्टी में बता रहे हैं कि थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, चीटिंग, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये सब तरीके के जो जिस तरह भी जो भी डिसऑनेस्ट वे ऑफ टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी है, ऑब्टेनिंग अ प्रॉपर्टी है, वो सब स्टोलन प्रॉपर्टी कही जाती है। चोरी एक ऑफेंस है, लेकिन स्टोलन प्रॉपर्टी क्या है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से भी लिए तो स्टोलन प्रॉपर्टी, मिस अप्रोप्रिएशन स्टोलन प्रॉपर्टी, रॉबरी स्टोलन प्रॉपर्टी, थेफ्ट स्टोलन प्रॉपर्टी, एक्सटॉर्शन स्टोलन प्रॉपर्टी, सब माना जाता है। डकैती में स्टोलन प्रॉपर्टी, डकैती क्यों नहीं लिखा हुआ है वहां पर, स्टोलन प्रॉपर्टी तो डकैती की भी संपत्ति, फिर कौन सी संपत्ति, क्या वो स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं है। जल्दी बताइए। 7:30 हो गया। देखिए बात समझिए, डकैती इज अ वेरी फर्स्ट इंस्टेंस इन रॉबरी। जब रॉबरी आ ही गया, तो डकैती की प्रॉपर्टी को भी स्टोलन प्रॉपर्टी कहने की क्या जरूरत है, डकैती इटसेल्फ है रॉबरी। बस कमिट रॉबरी कमिटेड बाय फाइव और मोर पर्सन मीन्स अ डकैती। दैट्स वाई यहाँ पे डकैती नहीं लिखा हुआ है। लेकिन अगर कभी एग्जाम में बदमाशी कर ले आपसे, तो अब क्या करिएगा, बदमाशी ये कर ले कि ये सारी बातें ना लिख के केवल एक डकैती लिखा रहे और बाकी सब
अनबंड कोई बात लिखी रहे, ये ऑफेंसेस ना लिखे रहे। मतलब एक्सटॉर्शन, रॉबरी, थेफ्ट, मिसअप्रोप्रिएशन, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये सब ना लिखा रहे। उसमें एक ऑप्शन डकैती खाली दिया रहे, तो आप डकैती पे आंसर लगाएंगे, क्योंकि डकैती रॉबरी तो है ही, और रॉबरी एक्सटॉर्शन तो है ही, चोरी तो है ही। आज की सेवा यहीं समाप्त होती है। इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। कल हम लोग क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।